देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या होगा, स्क्रीन शेयर हो गया? यस मैम। अच्छा ठीक है, देखो हम लोग एबीसी एनालिसिस लास्ट क्लास जो कंप्लीट किया था हम लोगों ने, वहाँ पर हम लोगों ने एक थियोरेटिकल चीज पढ़ा था, दैट इज एबीसी एनालिसिस। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। उसके आगे हम लोगों ने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये और इसके ऊपर कुछ सम्स, यही शायद हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। अच्छा, तो एबीसी एनालिसिस पे देखो, मैंने तुम लोग को एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, और मैंने ये भी बोला ये प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कभी इससे आता नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे मिला तो एक बार प्रैक्टिकली दिखाने से तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसा होता है कैलकुलेशन, इसीलिए मैंने दिया था। तो तुम लोगों ने किया है कि नहीं मुझे नहीं पता, हम एक बार जस्ट बता देते हैं, लेकिन कैलकुलेशन हम आंसर देख के लिख देते हैं, नहीं तो काफी टाइम लगेगा, ठीक है। हम एक दो कैलकुलेशन बता देते हैं, अगर तुम लोगों ने नहीं भी किया है तो हो जाएगा। ये देखो, एबीसी एबीसी के हिसाब से हमें इन आइटम को सिलेक्ट करना है, कौन सा ए आइटम है, कौन सा बी और कौन सा सी, क्योंकि एबीसी आइटम का मतलब क्या था, एबीसी आइटम्स का मतलब था, ए आइटम्स मतलब वो सारे आइटम जो महंगे होते हैं इसीलिए कम रहते हैं क्वांटिटी में, बी मतलब जो उतने भी महंगे नहीं है तो मॉडरेट क्वांटिटी में रहते हैं, और जो सी है वो बहुत ही मतलब ये सबके कंपैरिजन बहुत ही कम वैल्यूएबल होता है, इसलिए ज्यादा क्वांटिटी में रहता है। तो कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए मैंने एक बताया भी था, फिर भी ठीक है एक बार बता देते हैं। देखो अगर तुम लोगों ने नहीं किया है तो यहाँ पर जैसे आइटम 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके टोटल 12 आइटम्स दिया हुआ है, ठीक है। 12 आइटम्स में देखो 7000 यूनिट, आइटम 1 जो है वो 7000 यूनिट है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट ये कैसे निकाला था, अगर तुम लोग देखोगे तो टोटल कितना आइटम है उसका अगर टोटल करोगे तो तुम लोग को पता चलेगा। ये सब टोटल करो 7000, एक बार समझ लो कि कैसे होता है, एग्जाम में भले ना आए लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तुम लोग इसे यूज कर पाओगे, ठीक है। जब कभी भी ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा तो पता तो होना चाहिए कि कैसे करके होता है। तो टोटल करके देखो कितना आता है, लास्ट क्लास में भी किया था बट मुझे याद नहीं आ रहा कितना किया था। 2,19,000, ठीक है, अभी लिख लेते हैं। इसका जो टोटल है ये 2,19,000 है। 2,19,000 में 7,000 यानी कितना परसेंट, 7,000 डिवाइडेड बाई 2,19,000 इंटू 100 करो तो 3.19 ऐसा कुछ आ रहा है। ये देखो मैंने लिखा था 3.1963%। अब सेकेंड आइटम कितना है, सेकेंड आइटम है 2, सेकेंड आइटम का जो सीरियल नंबर है मतलब आइटम नंबर क्या लिखेंगे, आइटम नंबर 2 लिख देंगे, ठीक है। यूनिट कितना है इस पे, 4000। अब इसका परसेंटेज बताओ, 4000 डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा, 2,19,000 इंटू 100 करने पे कितना आएगा, देखो 18, सॉरी 18 नहीं 18 होगा शायद, मेरा कैलकुलेटर गलत दिखा रहा है, देख लेते हैं। 1.8, हाँ 1.8264 है, तो हम इसे 5 कर देते हैं, इतना परसेंट, ठीक है, ये आ गया। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हम लोग पहले क्या करते हैं, इस कॉलम को पूरा कर लेते हैं, यहाँ पर ये 3 कॉलम हम लोग पहले पूरा कर लेते हैं, फिर इधर वाला करेंगे। अच्छा थर्ड आइटम है 1500, 1500 डिवाइडेड बाई 2,19,000, बोलो कितना होगा, 1500 डिवाइडेड बाई 2,19,000 इंटू 100, देखो करके कितना आता है, 0 ये पॉइंट, हाँ 0.684। 49 ऐसा आ रहा है, 49%। अच्छा आइटम यूनिट्स परसेंटेज ऑफ टोटल, ये फिर से इधर लिखना पड़ेगा, आइटम यूनिट्स परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स। अच्छा फिर नेक्स्ट हो जाएगा फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर में कितना यूनिट है, फोर्थ मतलब 29,000, 29,000 डिवाइडेड बाई 2,19,000, 2,19,000 इंटू 100, बताओ कितना होता है, 13 पॉइंट ऐसा कुछ आ रहा है, 13.24, 242, हाँ 2420, हाँ 4 डेटा ले लेते हैं तो 2420 तक लिया मैंने, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिफ्थ नंबर 10,000, सिक्स्थ नंबर 40,000, 10,000 कैलकुलेट करो, हम तब तक लिख लेते हैं। सिक्स्थ नंबर 40,000 तो फटाफट हो जाएगा, 40,000 तुम लोग कैलकुलेट करो। अच्छा सेवेंथ नंबर 60,000, इतना यूनिट है तो टोटल कितना परसेंटेज होगा, एट्थ नंबर था 13,000 शायद, 13,000, नाइन्थ में 10, 29, अच्छा 10, 29, 11,500, जो
11th नंबर आइटम है, 12th नंबर 4000। ये टोटल है 2,19,000। उसी बेसिस पे हम लोग परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फिर से 10,000 डिवाइडेड बाई 2,19,000 इंटू 100, तो ये हो गया 4.5662। फिर 40,000 डिवाइडेड बाई 2,19,000 इंटू 100, तो ये आ रहा है 18.2648। 60,000 डिवाइडेड बाई 2,19,000 इंटू 100, तो ये आ रहा है 2.73। हाँ 3973। अच्छा, 8th नंबर ये आ रहा है 0.5936। 0.59, आई थिंक 5.9 होगा शायद, कुछ गलत हो गया है। देखो 13,000, 2,19,000 इंटू 100, 5 पॉइंट आएगा ना, 5.936। 0 एक्स्ट्रा लगा दिया था। हाँ, जीरो का ये तो गड़बड़। मैम वही 10,000 सेम है, ये वही आएगा ना, ऊपर जो आया था 4 हाँ, पॉइंट। 5662 यही वाला आ जाएगा। और 29,000 मतलब ये भी 29,000 डिवाइडेड बाई 2,19,000। ऊपर में है, क्या हुआ है पहले। हाँ ना, ऐसा 13.2420। हाँ ये ऐसा था। 11,500 क्या ऐसा था पहले? 11,500 नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। 4,000 है, 4,000 वाला है, वहां से देख के लिख लेंगे। 11,500 कर लेते। 11,500 2,19,000 इंटू 100, 5.2511। और 4,000 का था 1.8265, ऐसा ही देखा मैंने, 1.8265। हाँ, ये हो गया हमारा टोटल परसेंट। अब उसके बाद हमें कौन सा कॉलम करना पड़ेगा? उसके बाद हम लोग करेंगे यूनिट कॉस्ट वाला कॉलम। ठीक है, यूनिट कॉस्ट जो है वो एक्चुअली दिया हुआ ही है, हमें सिर्फ देख के लिखना है। यूनिट कॉस्ट 4.45, 19.14, 19.140, सिर्फ देख के लिखना है पहले। 8.9, 0.180, 8.9, 8.920 लिख दिया, जैसे फॉर्मेट में दिया हुआ है यूनिट कॉस्ट। 4th नंबर वाला यूनिट कॉस्ट है 0.180, 8.190। 5th नंबर 8.190, 0.450, 0.180, 450, 180। अच्छा, 980, 205, 360, 320, 360, 320। और एकदम एंड में 5.22, 5.220, 5.220। अब हम लोग यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7,000 इंटू, ये किया था हम लोगों ने, 7,000 इंटू 4.450, तो इतना आ गया। तो 4,019.140 इंटू 4,000, तो ये आ जाएगा 76,506। मैं हाँ बोलो। ये की हूँ मैं, ये वाला कॉलम मैं बता रही हूँ, लिख लीजिए। अच्छा बताओ। हाँ, उसके बाद है 13,350, अच्छा, 13,350, 5,220, 5,220, 81,900, 81,900, हाँ 18,000। 18,000, फिर ये आ रहा है 1,08,000। 1,08,000। नहीं, आई थिंक कुछ गलत हो गया। 10,800, 0.180 था। एक बार चेक करो, चेक करो। 60,000 इंटू, हाँ 10,800 है। हाँ, 10,800। अच्छा। 12,740, हम्म 2050, हम्म 10,440, हम्म 72,680, हम्म 20,880। और टोटल, टोटल क्या हुआ? नहीं, टोटल करो। ये तो 100 होगा, क्योंकि 100% में कैलकुलेट किया हुआ है, इसका टोटल करना पड़ेगा। 31,150 प्लस 76,560 प्लस 13350
प्लस 5220 प्लस 81,900 प्लस 18,000 प्लस 10,800 प्लस 12,740 प्लस 2050 10,440 और यहाँ पर हो गया 72,680 72,680 20,880 3,55,770 ये आ गया टोटल कॉस्ट। अच्छा अब नेक्स्ट कॉलम क्या है देखो, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ है वो टोटल कॉस्ट का कितना परसेंट है। तो 31,150 ये कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ है आइटम 1 के लिए, ठीक है, आइटम 1 के लिए जो 7,000 यूनिट खरीदा गया था। वैसे टोटल कितना आया 3,55,770। तो कैसे निकालेंगे 31,150 ये इतना है टोटल कॉस्ट का, इतना पोर्शन आइटम 1 के लिए, तो 31,150 डिवाइडेड बाई 3,55,770 3,55,770 इंटू 100 परसेंटेज आ जाएगा, कितना आया 8.7557 ये आ रहा है। हाँ 8.7557 देखो आना चाहिए 8.7557 देखो आ रहा है सबका। फिर इसको यस भी इसी, हाँ इसको भी इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो हम एक बार यहाँ से लिख देते हैं, नहीं तो काफी टाइम लगेगा। 21.595 समझ ही गए होगे कैसे करना है। तो ये करके तुम लोग चेक करके देख लेना, ऐसे ही होगा। ये वाला हो जाएगा 3.7524 ये दूसरा। अच्छा इसके बाद यहाँ पर जो आइटम 4 है, आइटम 4 के लिए 1.4672। अच्छा उसके बाद 23.0205 23.0205। अच्छा उसके बाद है 5.05 5.0594 3.0357 3.5810 0.5762। अच्छा उसके बाद आ रहा है 2.9345 टू पॉइंट नहीं 20.4289 और 5.8690 ये 100 होगा टोटल, क्योंकि परसेंटेज है तो हमेशा 100 ही होगा। तो इतना हो गया टोटल। ये क्या हो गया परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का कितना परसेंट कौन सा आइटम में इनकर्ड हो रखा है, ठीक है। अब लास्ट में यहाँ एक कॉलम बनाएंगे रैंकिंग, हमें रैंकिंग देना है, ठीक है। तो रैंकिंग हम लोग किस हिसाब से देंगे, जिसका कॉस्ट सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो देखो कौन सा परसेंटेज से देखते हैं, ठीक है। ये 8 है, ये लगभग 8.7 मतलब 9% ही देख लो। ये 21%, ये 3%, ठीक है। सबसे ज्यादा 23% जो कॉस्ट होगा वही वाला हो रहा है ना, ये देखो 23.0205। तो ये इसको हम लोग देंगे रैंक 1, ठीक है। अब 23 के बाद सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज किस में इन्वॉल्व है, 23 के बाद इधर एक 20 वाला है और इधर भी एक 20 का था, ये 21 है, मतलब ये हो जाएगा सेकेंड, ये वाला हो जाएगा सेकेंड हाईएस्ट कॉस्ट इन्वॉल्व। और उधर जो 20 वाला था वो थर्ड हाईएस्ट हो जाएगा, मतलब ये नीचे ये वाला ये थर्ड हाईएस्ट हो जाएगा। अच्छा उसके बाद फोर्थ नंबर पे कौन आएगा, 20 तो कंप्लीट हो गया। अच्छा 20 के बाद फोर्थ नंबर पे कौन आएगा, यहाँ 8 है 3 है। अच्छा यहाँ चेक करते हैं 8 मेरे हिसाब से इधर वाला आ जाएगा, ठीक है 8 मतलब फोर्थ नंबर रैंकिंग में ये चला जाएगा। तो जस्ट हमें देख के रैंकिंग देना है, ये फोर्थ नंबर पे चला जाएगा। अच्छा फिफ्थ नंबर पे कौन सा जाएगा, फिफ्थ नंबर के लिए देखते हैं कौन सा जाएगा, यहाँ पर 3 है। अच्छा यहाँ पर बहुत सारा 5 दिखा था 5.05। अच्छा इधर है 5.8, तो 5 ही हाईएस्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 5.8 वाला हाईएस्ट है, क्योंकि 5.05 कम होता है, तो ये फिफ्थ नंबर हो गया। सिक्स्थ नंबर के लिए ये वाला हो जाएगा, 5 का तो 2 ही आइटम था, तो सिक्स नंबर के लिए ये हो जाएगा। अच्छा सेवेंथ नंबर के लिए हमें देखना पड़ेगा, 5 के नीचे 4, 4 तो कुछ है नहीं, 3 है, 3 काफी सारा है, 3.75 है। अच्छा 3.0 3.575 मतलब उधर वाला ही हो रहा है, तो ये हो जाएगा एट्थ सेवेंथ या एट कितना हो रहा है ये वाला, कहाँ तक लिखा था मैंने 3.7, ये सेवेंथ नंबर हो रहा है, सिक्स तक लिखा था, ये सेवेंथ नंबर हो गया, सेवेंथ नंबर रैंकिंग मतलब फर्स्ट सेकंड चूज कर रहे, सेवेंथ नंबर हो गया। अब 8 9 10 इस तरह से, एट्थ नंबर पे कौन जाएगा, 8 नंबर पे हो जाएगा 3 में से कौन सा ज्यादा है, 3 अभी एक ही बचा है आई थिंक ये वाला,
ये 8th नंबर हो जाएगा 3 नहीं, ये वाला ये 8 नंबर हो जाएगा, इसके नीचे वाला क्योंकि ये 3.58 है तो ये वाला 9th नंबर हो जाएगा 3.0। ठीक है, 3 वाला सारा डेटा खत्म। अब 2 वाला देखते हैं, 3 वाले के बाद 2 वाला, तो 2 ये है 2.93, 2.93, बस 2 वाला एक ही है तो ये हो गया 10th नंबर 2.93, ये हो गया 10th नंबर। 2 के बाद देखते हैं 1 वाला आइटम, 1 वाला आइटम ये वाला है तो ये 11th नंबर हो जाएगा। ठीक है, और 12th नंबर पे कौन आ जाएगा, 12th नंबर पे आ जाएगा 0.57, तो 12 तक ही होगा क्योंकि टोटल तो 12 आइटम है। हो गया, रैंकिंग हम लोगों ने दे दिया। रैंकिंग कैसे दिया हम लोगों ने, सिंपल, जिसमें जितना कॉस्ट इन्वॉल्व है उस हिसाब से हम लोग पहले रैंकिंग देंगे। अभी एबीसी एनालिसिस नहीं किया है हम लोगों ने, अभी सिर्फ हम लोगों ने ये देखा कि जितने भी आइटम हमारे पास है वो कितना परसेंटेज, टोटल यूनिट के हिसाब से कितना परसेंट है, टोटल कॉस्ट के हिसाब से कितना परसेंट है, और उस हिसाब से हम लोगों ने रैंकिंग दे दिया। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट के हिसाब से हम लोगों ने रैंकिंग दे दिया। अब हमें एबीसी आइटम अगर सिलेक्ट करना है तो कुछ एक एजम्पशन तो लेना पड़ेगा जो इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, मतलब इनका फाइनेंशियल जो कंडीशन है, जैसे सबके लिए सारा चीज एबीसी एनालिसिस में कोई एक आइटम अगर किसी के लिए मतलब महंगा हो रहा है तो दूसरे के लिए वो नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबका अपना अलग अलग जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू रह सकता है, तो बेसिस ऑफ सिलेक्शन एक होना चाहिए। तो यहाँ पर एजम्पशन ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि अगर 50,000 एंड एबव वाला है तो वो ए आइटम्स होगा। ठीक है, अगर किसी का कॉस्ट 50,000 या उससे ज्यादा है, अगर 13,000 से लेके 50,000 के अंदर है तो ये हो जाएगा बी आइटम्स, और बिलो अगर बिलो 13,000 होगा कोई भी आइटम तो उसे हम लोग सी आइटम्स मानेंगे। ऐसा हम लोगों ने एजम्पशन ले लिया, तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अब एबीसी में कौन कौन सा आइटम आएगा देखो, यहाँ पर लिखते हैं, इस तरह से प्रेजेंटेशन करना चाहिए। रैंकिंग, आइटम नंबर, परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स, कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट और कैटेगरी। अच्छा, यहां पर हम लोग पहले रैंकिंग दे देते हैं 1 2 3, नहीं एक काम करते हैं, आइटम नंबर पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। आइटम नंबर तो जैसे, अच्छा पहले हम लोग चेक कर लेते हैं एबीसी कौन सा, पहले ए कैटेगरी वाला आइटम ढूंढ लेते हैं जिसमें कॉस्ट इन्वॉल्व 50,000 से ज्यादा है। ठीक है, तो देखो 50,000 से ज्यादा, यहाँ पर टोटल कॉस्ट में 150 नहीं होगा, 76, ये वाला 76,560, यानी आइटम नंबर 2 हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं इसके पास में, ये आइटम नंबर 2 जो है वो ए कैटेगरी में जाएगा क्योंकि ए कैटेगरी में 50,000 एंड एवब वाला जाएगा, तो ये 13 ये नहीं जाएगा, आइटम 2 जाएगा। अच्छा, यहाँ से देखते हैं, उसके बाद 81,900 मतलब आइटम 5 जाएगा, आइटम 5 जाएगा, उसके बाद ये वाला जाएगा, आइटम 11 जाएगा। ठीक है, तो आइटम 5 to 11 ये तीन जो है वो ए कैटेगरी में जाएगा, तो आइटम नंबर कितना हो गया 5 2 और 11, ये जो है इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व कितना था, ये देखो 5 वाले में था 81,900, 11 वाले में था 72,680, 72,680, और 5 वाले में था, यहाँ पर 2 वाले में था 18,265, एक बार देख लो, 5 वाले में था 45,662, 45,660, सॉरी मैंने परसेंटेज लिख दिया, परसेंटेज वाले कॉलम में लिख दिया, कॉस्ट के कॉलम की जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक मिनट, कॉस्ट के कॉलम में लिखते हैं, कॉलम जो है वो गलत हो गया, 81,900 ये वाला है 18,265 और ये वाला है 52,500, एक मिनट बार बार गलत लिखते रहे, 76,560, 72,680, आई थिंक अब सही हुआ है। 2 में है 76,000, 2 में है 7, हाँ
सही लिखा है ना, ठीक है। अच्छा, अब परसेंटेज ऑफ, यहाँ पर रैंकिंग भी लिख लेते हैं। 5 का रैंकिंग क्या था 1, 11 का रैंकिंग था 3, 1 3, और 2 का रैंकिंग था 2, 2 का रैंकिंग 2 ही था, 2 का रैंकिंग तो 2 था, ये 1 था और ये 3 था, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स ये हम लोग यहाँ पर देख के लिख देंगे 4.5662, 4.5662 ये वाला। अच्छा, ये 2 वाला जो है 1.8265, 1.8265, 1.8265, और ये है 5.2511। देखो तुम लोग को मिल जाएगा 5.2511, ये हो गया। अच्छा, अब परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट वो भी हमें कॉलम में मिल जाएगा। ये परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट वाले कॉलम में 20 पॉइंट, और ये हो जाएगा 23 पॉइंट समथिंग। तो पहला वाला हो गया 23.0205, ये हो गया 20.4289, और ये वाला तुम लोग देख सकते हो 21.5195, ऐसा कुछ है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है यहाँ पर टोटल अगर हम लोग करेंगे तो टोटल कितना आइटम हो गया, टोटल हो गया आइटम नंबर, अगर हम लोग देखें तो टोटल आइटम नंबर हो गया 3, ठीक है। आइटम नंबर टोटल 3 ऐसे आइटम है, तीनों का अगर यहाँ पर परसेंटेज टोटल करोगे तो ये आएगा 11.6438, तुम लोग बाद में करके देख सकते हो। और ये कॉस्ट का टोटल करोगे 2,31,140, और यहाँ पर 64.9689, ठीक है। ये कैटेगरी ए में आएगा। तो ये मैंने सिस्टम बता दिया कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग कैटेगरी बी चूज करेंगे तो बी कौन सा आएगा, 13,000 से लेके 50,000 के अंदर। तो हम यहाँ पर दूसरा कलर से डिनोट कर देते हैं, 13 से लेके 50 के अंदर। तो ये 13 से लेके 50 के अंदर ये आइटम बी में आ गया, ये भी आइटम बी में आ गया। अच्छा, ये टोटल कॉस्ट ये नहीं होगा, 13 से लेके 50 ये आइटम बी में आ जाएगा, 6th नंबर। अच्छा, ये 13 13 10 12 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, ये वाला हो जाएगा, ये बी आइटम के अंदर आ जाए। तो बी आइटम के अंदर क्या क्या आ गया है, 6 और 12, ये वाला आ रहा है। एक बार चेक कर लेते क्या क्या आ रहा है, 1 3 1 3 6 और 12, ठीक है। ये बी आइटम के कैटेगरी में आएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 12 और 6 3, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसका रैंकिंग देख लेते हैं। 1 जो है इसका रैंकिंग है 4, 3 जो है उसका रैंकिंग है 7, 4 ये हो गया 7, और ये 12 और 6, 6 और 6 का 6 है और 12 का 5 है, 6 का 6 है, 12 का 5 है, ठीक है। बाकी हम देख के लिख देते हैं, नहीं तो पेज पलटने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ये तुम लोग देख के लिख सकते हो 3.1963 हो रहा है। यहाँ पर जस्ट देख के ही डेटा लिखना है। 1.8265, ये 18.2648, 0.6849, ठीक है। और इसका टोटल होगा, अगर टोटल करोगे तो 23.9726, ठीक है। टोटल कितने सारे आइटम हो गए, टोटल अगर आइटम देखेंगे तो टोटल हो रहा है 4 आइटम, ठीक है। 4 ऐसे आइटम है जो बी कैटेगरी में आ जाएंगे, कैटेगरी इसका बी हो जाएगा। यहाँ पर 31 150 20,880, ये 18,000 वैल्यू है, ये है 13,350, टोटल 83,380। यहाँ पर है 687,557। अच्छा, यहाँ पर है 58690, 50 मतलब पॉइंट है, सॉरी 8 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, 5.0594 है, और यहाँ पर 3.7524 है। ये बी कैटेगरी में आ गया, ठीक है। अब सी कैटेगरी में कौन कौन आ रहा है, सी कैटेगरी मतलब बिलो 13,000, अगर देखोगे तो सारा ही बिलो 13,000 ही है। यहाँ पर 5220 बिलो 13, यहाँ पर उसके बाद 10 12 20 10,000, और यहाँ पर हो रहा है
ये सब तो चला गया, मतलब बाकी बचा हुआ सारा का सारा सी कैटेगरी में ही जा रहा है। तो सी कैटेगरी में कौन कौन सा जा रहा है, यूनिट जो है 8 7 आइटम नंबर के हिसाब से 8 7 10 4, और इसका रैंकिंग भी देखो, 8 का रैंकिंग 8 है, 7 का रैंकिंग 9 है, 7th नंबर आइटम का 10th का 10 है, और 4th का 11 है। ये हम लोग चेक करके देख सकते हैं। अच्छा, और एक भी आएगा यहाँ पर 9th नंबर आइटम जिसका 12 है। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिख देते हैं। 8 7 10 4 और 9। अच्छा, इसका 8 है, 8 का 8 है रैंकिंग, 7 का 9 है, इसका 10 11 और ये हो गया 12। अच्छा, यहाँ पर बाकी डेटा लिखना पड़ेगा। बाकी डेटा में ये आ रहा है 5.9361, 27.3973, 13.2420 और 13 पॉइंट फिर से वही 2420, और ये लास्ट वाला 4.5662। अच्छा, यहाँ पर आ जा रहा है 12,740, 10,800, 10,440 और 5,220 और 2,050। यहाँ पर टोटल 41,250, यहाँ का टोटल 64.3836। यहाँ पर टोटल 5 आइटम है, और यहाँ पर सी कैटेगरी हो जाएगा, और ये वाले कॉलम का वैल्यू हो रहा है 3.5810, 3.0357, 2.9345, 1.4672 और ये 0.5762। जस्ट देख के ही लिखना था, 11.5946 ये हो गया। और अगर सारा टोटल करोगे तो देख सकते हो तुम लोग, जब सब टोटल करोगे तो यहाँ पर 3 + 4 + 9, तो यहाँ पर टोटल 12 आइटम ही आएगा। ये सारे परसेंटेज का टोटल 100 आएगा, ये सब टोटल करने पे 3,55,700 आएगा टोटल कॉस्ट। और ये ठीक है, तो ये जो है प्रैक्टिकली इस तरह से एबीसी एनालिसिस का एप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एबीसी एनालिसिस का एप्लीकेशन, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ सीखना जरूरी है। अब नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे दैट इज फास्ट स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम। ये वाला देखो, फास्ट स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम, मतलब एफएसएन आइटम। अच्छा, अब देखो एफएसएन आइटम क्या होता है, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, मेटेरियल को जो क्लासिफाई करेंगे, यहाँ पर किस हिसाब से क्लासिफाई करेंगे, इसका मूवमेंट कितना अच्छा है, मतलब क्या ये ज्यादा टाइम स्टोर में रहता है या फिर फैक्ट्री में प्रोसेस के काम आता है। ठीक है, तो एफएसएन एनालिसिस जो है ये मेटेरियल को क्लासिफाई करता है उनके मूवमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिख देते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ classifying material on the basis of their movement। मूवमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, किसी एक स्पेसिफिक पीरियड में, मतलब कोई एक अकाउंटिंग ईयर, स्पेसिफिक पीरियड मतलब कोई एक अकाउंटिंग ईयर मान सकते हैं कि उसमें मेटेरियल कितना ज्यादा मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, जहां पर एफ का मतलब होता है फास्ट मूविंग, एफ का मतलब यहां पर होता है फास्ट मूविंग, एस का मतलब होता है स्लो मूविंग, वो तो समझ में आ भी रहा है वैसे भी, और एन का मतलब होता है नॉन मूविंग। ये डिपेंड करता है मटेरियल के कंजम्पशन के ऊपर। फास्ट मूविंग का मतलब हो जाएगा कि इस मटेरियल का कंजम्पशन जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, कंजम्पशन कैटेगरी के ऊपर डिवाइडेड है, डिवाइडेड एज देयर कंजम्पशन पैटर्न, कंजम्पशन पैटर्न पे उन्हें एफ या एस या एन कैटेगरी में जो है डाला जाता है। ठीक है, तो हायर जितना ज्यादा रहेगा, ठीक है,
higher the stay of material, higher the stay of material in the stock या फिर inventory, the stock, then movement will be slow, will be स्लो। ठीक है, जितना ज्यादा मेटेरियल स्टॉक में रहेगा, मतलब एज ए इन्वेंट्री रहेगा, उतना ही गुड इवनिंग ज्योति। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जितना ज्यादा वो मेटेरियल स्टॉक में रहेगा उसका मूवमेंट जो है वो उतना ज्यादा स्लो रहेगा। ठीक है, तब हम लोग इसको स्लो कैटेगरी में डालेंगे। अच्छा, यही होता है एफएसएन का मतलब। और नॉन मूविंग आइटम होगा मतलब जो मूव करता ही नहीं है। ठीक है, अगर फास्ट मूविंग आइटम जो है वो हमेशा हमें अवेलेबल रखना चाहिए, क्योंकि जिसका ज्यादा जरूरत है वो चीज हम लोग हमेशा ज्यादा अवेलेबल रखते हैं। ठीक है, तो जो फास्ट मूविंग आइटम है उसका अवेलेबिलिटी हमेशा रखना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली किस चीज में हेल्प करता है, स्टोर कीपर को हेल्प करता है। अगर हम लोग अपने मटेरियल को इस कैटेगरी में रखते हैं तो वो स्टोर कीपर को हेल्प करता है कि वो कौन सा आइटम ज्यादा परचेस करे और कौन सा आइटम कम परचेस करे। तो जो फास्ट मूविंग है उसे ज्यादा परचेस करेगा, जो नॉन मूविंग है उसे परचेस करने का उतना जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और स्लो मूविंग आइटम को कम परचेस करेगा। तो स्टोर कीपर के लिए ये हेल्प हो जाता है। ठीक है, तो दिस एनालिसिस हेल्प्स टू स्टोर कीपर, this helps to storekeeper or purchase department to keep fast moving item always available। और नॉन मूविंग आइटम को डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। क्या होगा, बेकार में रख के, क्योंकि उसमें पैसा जो है फालतू का इन्वॉल्व हो रहा है। जब वो आइटम लगता ही नहीं है तो वो चीज रख के हमें कोई फायदा नहीं है। अगर हमारे पास ऐसा कोई आइटम है जिसका कोई यूज ही नहीं है तो हम लोग क्यों रखें। ठीक है, एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स to dispose of the non moving item, नॉन मूविंग आइटम को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। अच्छा, तो ये हो गया हमारा ये वाला एनालिसिस, ये देखो एफएसएन एनालिसिस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। ठीक है, वेद एनालिसिस, VED, वेद एनालिसिस। ये एक्चुअली स्पेयर पार्ट्स के ऊपर होता है। ठीक है, ये स्पेयर पार्ट्स के ऊपर होता है। जैसे एबीसी एनालिसिस होता है रॉ मटेरियल के ऊपर, वेद एनालिसिस जो है ये बेसिकली स्पेयर पार्ट्स को कैसे हमें कंट्रोल करना है। स्पेयर पार्ट्स मतलब जो छोटा छोटा मतलब जिसको क्या बोले, जो छोटा मोटा पुर्जा नहीं होता है, छोटा छोटा चीज होता है जो मशीनरी के लिए या फिर किसी भी तरह के आइटम के लिए अगर कोई स्पेयर पार्ट्स वगैरह है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज होता है तो उसमें बहुत छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, मशीन्स वगैरह में स्पेयर पार्ट्स होते हैं। तो ये स्पेयर पार्ट्स को कैसे कंट्रोल करे उसके लिए वेद एनालिसिस जो है वो हेल्प करता है। तो इस ये एनालिसिस किस लिए यूज होता है ये लिख लेते हैं, इट इज यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ स्पेयर पार्ट्स। जो है तो छोटे मोटे चीज लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटा चीज है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्पेयर पार्ट्स को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए उसके लिए तीन तरह से ये क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले वाइटल, वाइटल यानी वी जिस चीज, वी फॉर वाइटल हो जाएगा। वाइटल मतलब ऐसा स्पेयर पार्ट्स जो अगर स्टॉक आउट हो जाता है, मतलब अगर अवेलेबल नहीं रहता है तो हमारा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो इस तरह के स्पेयर पार्ट्स को बोला जाता है वाइटल स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, तो अगर एक एग्जांपल देखो कि जैसे
गाड़ी गाड़ी अगर हम लोग असेंबल कर रहे हैं, ठीक है, कोई कार असेंबल कंपनी है, वो अगर कार असेंबल कर रही है तो उसका सबसे वाइटल आइटम होता है इंजन। अगर इंजन ही स्टॉक आउट हो गया है तो गाड़ी बना नहीं सकते, प्रोडक्शन रुक जाएगा। दैट इज वाइटल आइटम, ठीक है। और अगर हम लोग इसको अपने डेली लाइफ में देखें, जैसे मान लो अगर हम लोग खाना वाना बना रहे, सबसे वाइटल आइटम होता है नमक, ठीक है। अगर नमक ही नहीं है तो खाना बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो कोई खा ही नहीं पाएगा। तो उसी तरह से ये वाइटल आइटम का मतलब हो गया ऐसा चीज जिसके बिना हमारा प्रोडक्शन जो है रुक जाता है, ठीक है। तो स्टॉक आउट ये नहीं होना चाहिए। तो ये देखो क्या हो जाएगा, 10 स्पेयर्स, ऐसे स्पेयर्स स्टॉक आउट ऑफ विच even for some time will stop the production. And stock out cost is very high. Stock out cost is very high. स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होता है, जैसे ही स्टॉक आउट हो जाएगा रॉ मटेरियल तो क्या होगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। लेकिन लेबर तो है, तो लेबर को हमें क्या करना पड़ेगा, उनका वेजेस सैलरी जिसको जो दे रहे हैं, अगर कोई सुपरवाइजर है तो उनको सैलरी देंगे, कोई अगर प्रोडक्शन में काम कर रहा है, जो अनस्किल्ड जो लोग होते हैं उनको वेजेस देंगे, ठीक है। मशीन मेरा क्या है, फालतू में मशीन बंद है लेकिन लेबर है तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंजम्पशन हो रहा है, तो प्रोडक्शन के अलावा बाकी सारे खर्चा जो है वो चल रहा है, वो बंद नहीं हो रहा है। तो ये जो खर्चा चल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। मतलब स्टॉक आउट सिचुएशन में प्रोडक्शन स्टॉप हो चुका है लेकिन फिर भी जो खर्चा इन्वॉल्व हो जा रहा है उसे हम लोग बोलते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। तो स्टॉक आउट कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाएगा अगर ऐसा आइटम अगर हम लोगों का जो है नहीं रहता है हमारे पास, तो वाइटल आइटम जिसके बिना हम लोग अपना प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कार असेंबली कंपनी के लिए, फॉर कार असेंबली कंपनी इंजन इज अ वाइटल स्पेयर पार्ट्स या फिर वाइटल पार्ट जिसके बिना हम लोग अपना प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हो गया ई, ई मतलब हो जाता है एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब यह है कि जिसके बिना हम लोग प्रोडक्शन कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं लेकिन उसके बिना प्रोडक्शन कंप्लीट भी नहीं होगा। जैसे मान लो कोई भी कार असेंबली कंपनी में उसका टायर, क्योंकि टायर सबसे लास्ट में लगाया जाता है जब गाड़ी पूरा बन जाता है, तो इसीलिए अगर टायर अभी अवेलेबल नहीं है तो हम लोग अपना प्रोडक्शन का काम जारी रख सकते हैं, बंद करने का जरूरत नहीं है, लेकिन टायर लगे बिना वो कंप्लीशन नहीं होगा। इसे बोलते हैं एसेंशियल, ठीक है। तो एसेंशियल में कौन से स्पेयर्स आ जाते हैं, 10 स्पेयर्स और मटेरियल absence of which cannot tolerate for more than few hours और ए डे। एक दिन तक वेट कर सकते हैं, कुछ घंटे तक वेट कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्शन को हैम्पर नहीं करेगा, कुछ देर तक तो हम लोग वेट कर ही सकते हैं, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होता है। एंड द कॉस्ट ऑफ मैम एक हाँ हो गया। अच्छा, एंड द कॉस्ट ऑफ लॉस्ट प्रोडक्शन इज हाई। तो महंगा तो यहां भी पड़ेगा, ठीक है। एंड विच इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन टू कंटिन्यू आर नोन एज एसेंशियल आइटम। इसे हम लोग एसेंशियल आइटम बोलेंगे, जो वाइटल तो नहीं है बट जरूरी है, ठीक है। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं टायर।
टायर ऑफ ए कार असेंबली कंपनी। विदाउट टायर कार तो बिक नहीं सकता है क्योंकि प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन कार अगर थोड़ी देर सॉरी टायर अगर थोड़ी देर बाद में भी आता है तो हम लोग अपना प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। डी मतलब होता है डिजायरेबल आइटम, जिनके बिना भी हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट होगा, अगर चाहे तो हम लोग उसे यूज कर सकते हैं, अगर नहीं होता है तो उसका प्रोडक्शन से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मान लो कार के अंदर एसी लगा रहे हैं, कोई सीडी प्लेयर वगैरह लगा रहे हैं, तो उसके बिना भी प्रोडक्शन कंप्लीट ही माना जाता है, वो एडिशनल है, ठीक है। तो डिजायरेबल स्पेयर्स जो है वो नीडेड तो है, बट उनके एब्सेंस में नीड तो है ही। अगर हम लोग चाहते हैं कि एसी वाला कार बने तो एसी तो लगाना ही पड़ेगा, नीड तो है, बट ऐसा नहीं है कि उसके बिना हमारा प्रोडक्शन जो है वो बंद हो जाएगा, वो जब आएगा तब लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इट इज दोज पार्ट्स विच आर नीडेड बट their absence for even a week और मोर, एक हफ्ता या उससे ज्यादा भी अगर ये एब्सेंस हो जाता है, जैसे सीडी प्लेयर वगैरह एसी वगैरह, तो ऑल्सो विल नॉट लीड टू स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन नहीं बंद होगा। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, याद रहेगा, सीडी प्लेयर फॉर ए कार असेंबली कंपनी, सीडी प्लेयर या फिर एसी भी लिख सकते हो, एसी सीडी प्लेयर, इस तरह के चीज, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे डिजायरेबल आइटम। तो ये हो गया हमारा वेद एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारा हाई मीडियम एंड लो, HML। अच्छा, देखो ये क्या होता है। HML जो है, इसमें इन्वेंट्री किस हिसाब से डिवाइड किया गया है, हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट और लो कॉस्ट। तो इस सिस्टम में क्या होता है, इन्वेंट्री को कैसे क्लासिफाई किया गया है, इसको एक्चुअली ये देखो, ये लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। ये देखो, अंडर दिस सिस्टम इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड, बेसिकली ये एबीसी एनालिसिस जैसा ही है, क्योंकि हाई कॉस्ट, लो कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट, तो एबीसी एनालिसिस में भी वैसे ही था कि कॉस्ट के हिसाब से हम लोग अपना कॉस्ट एंड क्वांटिटी दोनों वहां इन्वॉल्व था। तो देखो, अंडर दिस सिस्टम इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल आइटम, इंडिविजुअल आइटम का कॉस्ट देखना है। अनलाइक एबीसी एनालिसिस, फर्क देखो क्या है, when stock are classified on the basis of overall value of inventory, जैसे एबीसी एनालिसिस ओवरऑल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये इंडिविजुअल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ए रेंज ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का एक रेंज यूज कर लेते हैं, ठीक है, कि यहां से लेके यहां तक। ए रेंज ऑफ कॉस्ट इज यूज टू क्लासिफाई द स्टॉक आइटम्स स्टॉक आइटम्स इसको ही तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ए रेंज ऑफ कॉस्ट इज यूज टू क्लासिफाई द स्टॉक आइटम्स इनटू थ्री कैटेगरी, into three categories: high cost,
हाई कॉस्ट जो रहेगा उसको मोर प्रायोरिटी दिया जाता है, मोर प्रायोरिटी फॉर कंट्रोल। मीडियम कॉस्ट जो होगा लेस प्रायोरिटी फॉर कंट्रोल, और जो लो कॉस्ट होगा उसमें इसको हम लोग बोल सकते हैं लेसर, ठीक है, बहुत ही कम, लेसर प्रायोरिटी फॉर कंट्रोल। तो यहाँ पर इंडिविजुअली हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाता है एबीसी एनालिसिस में कि टोटल स्टोरेज में क्या क्या है उसका वैल्यूएशन और क्वांटिटी के हिसाब से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल आइटम के हिसाब से कौन सा हाई कॉस्ट है, कौन सा मीडियम कॉस्ट है, कौन सा लो कॉस्ट है, उस हिसाब से डिवाइड किया जाता है। इसमें भी वही हिसाब से कंट्रोल का एप्लीकेशन हम लोग करेंगे, जिसमें हाई कॉस्ट इन्वॉल्व है उसमें मोर प्रायोरिटी देना है, उस पर कंट्रोल ज्यादा रखना है, जो मीडियम कॉस्ट है उस पर थोड़ा कम, और जो लो कॉस्ट है उस पर बहुत ही कम रखने से चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये एबीसी तरह ही है, लेकिन एबीसी से इसी पॉइंट पे जरा सा अलग हो रहा है। अच्छा, अब चलो, अब हम लोग एक दूसरा पॉइंट करते हैं जिसपे न्यूमेरिकल्स आता है, जो कि है मेटेरियल का परचेस प्राइस कैसे कैलकुलेट करें। देखो, तो मेटेरियल का परचेस प्राइस कैसे कैलकुलेट करें। किसी भी चीज को अगर हम लोग खरीदने जाते हैं तो वो उसका परचेस प्राइस होता है या फिर परचेस कंसिडरेशन होता है। तो परचेस कंसिडरेशन का मतलब क्या है, मतलब कंसिडरेशन का मतलब ये होता है समथिंग इन रिटर्न। अगर हम लोगों को कुछ खरीदना है तो हमें कुछ देना भी पड़ेगा, गिव एंड टेक पॉलिसी जो होता है। तो परचेस का मतलब होता है, परचेस प्राइस का मतलब, परचेस प्राइस वो है जो हम लोग पे करते हैं। परचेस प्राइस इज पेड फॉर द आइटम परचेज, जो आइटम हम लोग परचेज कर रहे हैं। फॉर बाइंग ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए हम लोग परचेस प्राइस जो है वो पे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें अगर अपने रॉ मटेरियल का परचेस प्राइस अगर कैलकुलेट करना है तो वहां पर हमें इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। तो बिजनेस के केस में हम लोग परचेस प्राइस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा जो प्राइस हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है, जो प्राइस हम लोग पे कर रहे हैं। तो क्या पे करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसका जो परचेस प्राइस है वो हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या पे करना पड़ सकता है, किसी भी तरह का डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब उस चीज को अपने लोकेशन तक लाने के लिए जो भी खर्चा है वो हमें पे करना पड़ेगा, जैसे कि फ्रेट, कार्टेज या फिर कैरेज इनवर्ड, इस तरह का खर्चा हो सकता है। फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, कार्टेज, ये इस तरह का चीज हो सकता है, ठीक है। और क्या ऐड हो सकता है, और ऐड हो सकता है हमारा कोई पैकिंग चार्जेस वगैरह अगर है, ठीक है, पैकिंग चार्जेस वगैरह अगर है तो ये ऐड हो सकता है। इसके अलावा इंश्योरेंस अगर हम लोगों ने स्टॉक पे करवा रखा है तो इंश्योरेंस, कमीशन, ब्रोकरेज, ठीक है, ये देखो इंश्योरेंस हो सकता है, कमीशन हो सकता है, कमीशन हो सकता है, किसी भी तरह का ब्रोकरेज हो सकता है, उसको परचेस करते हुए किसी भी तरह का अगर हम लोग कमीशन दे रहे हैं, ब्रोकरेज दे रहे हैं, कोई इंश्योरेंस का खर्चा कर रहे हैं, ये सब हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और कोई टोल टैक्स वगैरह लग रहा है, रोड टैक्स, टोल टैक्स, ऐसा भी हो सकता है, रोड टैक्स, टोल टैक्स, ठीक है। ये सब जो है ये हमें पे करना पड़ सकता है। अच्छा, अब ये तो एक देखो लिस्ट जो है वो तो बहुत तरीके का हो सकता है, लिस्ट उतना कितना लिखेंगे हम, और तुम लोग भी याद नहीं रख सकोगे। बस इतना समझना पड़ेगा कि ये प्राइस जो है क्या ये हमें मटेरियल को अपने गोडाउन तक लाने के लिए खर्चा करना पड़ रहा है, तो जरूर ऐड होगा। लेकिन और एक खर्चा भी है जो हम लोग पे तो करेंगे बट वो ऐड नहीं होगा। ये देखो कौन सा खर्चा, पेड बट अवेलेबल एज क्रेडिट। पे तो किया है हम लोगों ने बट अगर अवेलेबल है एज क्रेडिट तो हम लोग उसे ऐड नहीं करेंगे। जैसे टैक्स के केस में जीएसटी, जीएसटी का हमें इनपुट क्रेडिट मिलता है, ठीक है, तो ये जो है ये ऐड नहीं होगा। अगर कोई रिफंडेबल पैसा है तो वो बिल्कुल ऐड नहीं होगा, अगर रिफंडेबल है तो वो ऐड नहीं होगा। अच्छा, जैसे क्या हो सकता है रिफंडेबल, वो ऐड नहीं होगा, जैसे मैंने यहाँ पर टैक्स का बात कर दिया, ठीक है, तो टैक्स का हो सकता है। और क्या हो सकता है,
अगर मान लो कंटेनर अगर कुछ हम लोग ले रहे हैं जिनसे परचेज कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कंटेनर का कॉस्ट आपको रिफंड कर देंगे जब आप कंटेनर रिफंड कर दीजिएगा, तो फिर वो ऐड करने का जरूरत नहीं है अगर रिफंड कर दिया गया है ऐसा क्वेश्चन में बताया है तो। ठीक है, तो वो तो क्वेश्चन देखने से ही समझ में आएगा कि हमें क्या दिया हुआ है। तो बेसिकली देखो ऐड वही सारा चीज होगा जो उस मेटेरियल को गोडाउन तक लाने के लिए हमें खर्चा करना ही पड़ेगा। ठीक है, और लेस क्या होगा, कौन सा चीज ऐड नहीं करना चाहिए, लेस नहीं, कौन सा चीज हमें ऐड करना ही नहीं है, हमें वो सारा आइटम्स ऐड करना नहीं है जिसपे हमें इन क्रेडिट मिल जाएगा, मतलब जो पैसा हमें रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, रिफंडेबल कुछ भी अगर है तो वो हम लोग ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग ऐड नहीं करेंगे। अच्छा अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं परचेज प्राइस के ऊपर, बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे यहां से देखते हैं। देखो इलास्ट्रेशन वन, ये देखो इलास्ट्रेशन वन में क्या बोला है, के डी कंपनी लिमिटेड नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ये जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, परचेस्ड मेटेरियल पी फ्रॉम ए कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, लेकिन जिनसे ये मेटेरियल खरीद रहे हैं वो जीएसटी के अंडर खुद को रजिस्टर करवा रखे, जबकि जो परचेजर कंपनी है वो जीएसटी के अंडर खुद को रजिस्टर नहीं करवाया। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर वन लॉट ऑफ 1000 यूनिट, एक लॉट मतलब 1000 यूनिट। ठीक है, 1000 यूनिट ऑफ मेटेरियल परचेस का ये डिटेल्स दिया हुआ है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द वन लॉट ऑफ 1000 यूनिट। अच्छा देखो लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस मतलब जो लिखा हुआ रहता है, जो प्राइस अगर हम लोग पूछते हैं इस चीज का प्राइस क्या है जो वो दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस यानी कैटलॉग प्राइस भी बोल सकते हो कि कैटलॉग में अगर हमें मिल जाता है कि हमें जो आइटम चाहिए उसका प्राइस ये है तो उसे लिस्ट प्राइस बोलेंगे। एक लॉट का लीस्ट प्राइस है 50,000 यानी 1000 यूनिट, क्योंकि एक लॉट मतलब 1000 यूनिट होगा। ट्रेड डिस्काउंट दिया गया 10% ऑन लिस्टेड प्राइस। अब ये रहा अकाउंट्स का चीज। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट, क्या हमें ट्रेड डिस्काउंट लेस करना चाहिए, कहां से लेस करना चाहिए, कहां से लेस करना चाहिए वो तो दे ही रखा है, लिस्टेड प्राइस से लेस करना पड़ेगा। क्या लेस होगा कि नहीं होगा, पहला बात है डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, हमारा जो पेड प्राइस है वो कम हो जाता है, ये है ट्रेड डिस्काउंट। यहां तुम लोग को कैश डिस्काउंट भी दिखेगा, क्या तुम लोग बता सकते हो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ट्रेड और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस क्या होता है, क्या कोई मुझे बता सकता है, जो भी आता है ट्रेड और कैश डिस्काउंट में फर्क? कुछ भी कुछ भी बताओ, जो भी आता, जो भी समझ में आ रहा है, ट्रेड और कैश डिस्काउंट में क्या फर्क होता है? ट्रेड जो है जब कोई सेल आता है उस टाइम पे अप टू 30%, अप टू 50% वाला मिलता है वो। और कैश डिस्काउंट जो हमें जब हम पेमेंट करते हैं उस टाइम पे जो टोटल अमाउंट पे एक सर्टेन परसेंटेज का डिस्काउंट देता है वो। हाँ करेक्ट, ट्रेड डिस्काउंट हो कैश डिस्काउंट हो, मतलब एक्चुअली क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब हो गया कि जब हम लोग कहीं पर भी तुम लोग मान लो मॉल्स वगैरह जा रहे हो, मॉल में तो सभी जाते हैं। ठीक है, तो वहां लिखा हुआ रहता है ना कि एक टी शर्ट लेने पे 500 रुपए। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, एक टी शर्ट लेने पे 500 रुपए, दो लेने पे 800। ठीक है, मतलब वैसे दो लेने पे 500 500 1000 होना चाहिए, बट वो लोग 800 पे दे रहे हैं, ये है ट्रेड डिस्काउंट। मतलब ये सबके लिए है, जो भी खरीदेगा टी शर्ट वो सभी के लिए ये डिस्काउंट अवेलेबल होगा। ये होता है ट्रेड डिस्काउंट, जो कि लिस्ट प्राइस, ये लिस्ट प्राइस है, टैग लगाया हुआ है ना 500 करके, ये लिस्ट प्राइस है, इस पे हमें डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट, जिसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है किया जाता है। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट है जब हम लोग पे करने जा रहे हैं, ऑन दैट मोमेंट अगर हमें कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो उसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम लोग कहीं पर उधार में कुछ खरीद रहे हैं, ये नॉर्मली बड़े बड़े बिजनेसमैन के केस में होता है कि वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा ऑफर निकाल लेते हैं क्रेडिटर लोग। ठीक है, 5 दिन के अंदर पे कर देंगे तो 10% डिस्काउंट, 10 दिन के अंदर पे करेंगे तो 5% डिस्काउंट। अगर मतलब जो भी एक टाइम पीरियड है, मान लो कि 1 मंथ का क्रेडिट दे रहा है कोई क्रेडिटर, 1 मंथ का क्रेडिट दे रहा है, मतलब जो भी खरीद रहा है 1 महीने बाद पैसा दे देना है, 1 महीने बाद पैसा देने से जो बिल प्राइस है वही देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग 5 दिन के अंदर ही पेमेंट कर देते हैं, जब परचेस किया उसके 5 दिन के अंदर, तो और भी 10% डिस्काउंट मिलेगा। यानी प्रॉम्प्ट पेमेंट या फिर अर्ली पेमेंट के लिए अगर हम लोगों को कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो उसे बोला जाता है कैश डिस्काउंट, बट इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है। ठीक है,
पहला बात है इसका कोई ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इनकरेज करने के लिए देते हैं ये हाँ क्रेडिटर्स लोग को। हाँ करेक्ट, एनकरेज करने के लिए देते हैं ताकि क्या होता है कि और भी कस्टमर जल्दी जल्दी पेमेंट कर दे, ठीक है, बाकी लोगों में अगर ये बात फैल जाए तो बाकी लोग भी जाएंगे, ठीक है हम जल्दी पेमेंट कर देते, मेरे पास पैसा है तो मुझे भी ऐसा ऑफर आ जाएगा, उससे क्रेडिटर डेटर दोनों को बेनिफिट होता है। क्रेडिटर के पास जल्दी जल्दी पैसा आ जाता है क्योंकि पैसा जितना जल्दी उनके पास है उनके लिए अच्छा, डेटर को कम पेमेंट करना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो अर्ली या प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो सबको मिलेगा, कैश डिस्काउंट सबको नहीं मिलेगा, जो उस कंडीशन को फुलफिल कर पाएंगे उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट 10% लेस करने बोला है, लिस्टेड प्राइस पे ही होता है, जैसे मैंने अभी दिखाया 500 का, वो ये लिस्टेड प्राइस होता है। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्रेडिट नॉट अवेलेबल, मतलब ये जो टैक्स हम लोग भर रहे हैं जीएसटी वाला, इस पे कोई भी हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो ये ऐड होगा। अभी अभी मैंने बोला ना, अगर हम लोग कुछ ऐसा चीज परचेस कर रहे हैं जिसपे हमारा टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, और ये इस जीएसटी का हमें इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, मतलब ये किसी भी तरह से रिफंडेबल नहीं है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट नॉट अवेलेबल। अगर इसका क्रेडिट हमें नहीं मिलने वाला है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे अपने परचेस प्राइस में, तो हमारा परचेस प्राइस उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। कैश डिस्काउंट ये देखो बता भी दिया है, विल बी गिवन ओनली इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज, मतलब जो ये परचेस कर रहा है यानी एसकेडी कंपनी को 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर वो जिस दिन परचेस कर रहा है उसके 30 डेज के अंदर पेमेंट कर देगा इस प्रोडक्ट का, जो वो परचेस कर रहा है इस रॉ मटेरियल का, तो उसे और भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये तो मेरे परचेस प्राइस में आना ही नहीं चाहिए, वो तो जब पे करेंगे जितना भी बिल हो रहा है उससे कम पे कर देगा अगर वो 30 डेज के अंदर पेमेंट कर देता है, तो वो तो हमें कुछ बताया नहीं, हमें थोड़ी ना बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि परचेस प्राइस कैलकुलेट करके बताओ। ये देखो नीचे दिया हुआ रहेगा कि परचेस प्राइस कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल परचेस, हमारा परचेस प्राइस कितना आया। अगर हम लोग ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो थोड़ा सा और डिस्काउंट मिल जाएगा हमें। फ्रेट इंश्योरेंस तो ये ऐड करना पड़ेगा, फ्रेट इंश्योरेंस, इसके बिना तो मटेरियल हमारे गोडाउन तक आ नहीं सकता है। टोल टैक्स, टोल टैक्स तो फिर वो रिफंडेबल नहीं होता, एक बार जो टोल टैक्स पे कर दिए सो पे कर दिए, ये ऐड हो जाएगा मटेरियल के दाम के साथ। डेमरेज क्या होता है, डेमरेज का मतलब होता है जैसे मान लो कि हम लोग जिनसे परचेस करें, क्रेडिटर से कोई कंटेनर वगैरह लेके आए हैं और उनको बोल दिया कि ठीक है मेरे गोडाउन में जब माल अनलोड हो जाएगा तो हम आपको 5 घंटे के अंदर आपका ये कंटेनर वापस कर देंगे, लेकिन हम लोगों ने 5 घंटे के अंदर कंटेनर वापस नहीं किया और टाइम ज्यादा ले लिया, मतलब जो टाइम स्पेसिफाइड था 5 घंटा हो, मैंने एग्जाम्पल लिया 1 दिन 2 दिन हो सकता है, अगर हम लोगों ने वो चीज रिटर्न नहीं किया उनको तो वो हम पे पेनल्टी लगा सकते हैं, इस तरह के पेनल्टी को बोला जाता है डेमरेज। या फिर मान लो लोडिंग करने अनलोडिंग का टाइम बोला गया था कि 2 घंटे के अंदर आप ट्रक अनलोड करके मेरा ट्रक रिटर्न करवा दीजिएगा, क्रेडिटर ने बोला, लेकिन हम लोगों ने 2 की जगह 5 घंटा ले लिया, इससे उसका लॉस हुआ क्योंकि उसका दूसरा ऑर्डर था। तो इस तरह का बहुत सारा डेमरेज हो सकता है, तो डेमरेज अगर कुछ होगा तो 1000 रुपया देना पड़ेगा, ये पहले से स्पेसिफाइड है। कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑन परचेज बता रखा है 2000। अमाउंट डिपोजिटेड फॉर रिटर्नेबल कंटेनर, कंटेनर रिटर्नेबल है लेकिन पहले सिक्योरिटी दे दीजिए, 6000 का पैसा पहले मुझे जमा कर दीजिए 6000, लेकिन जब आप इसका रिफंड लेने आएंगे तब आपको 4000 मिलेगा। अमाउंट ऑफ रिफंड ऑन रिटर्निंग द कंटेनर, मतलब 2000 नहीं मिलेगा, 6000 डिपोजिट ले लिया है लेकिन 4000 रिटर्न कर दिया जाएगा। अदर एक्सपेंसेस 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। 20% ऑफ मेटेरियल शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल रीजन, नॉर्मल रीजन की वजह से मेटेरियल शॉर्टेज हो गया है। अब नॉर्मल रीजन क्या होता है, जैसे कोई मान लो ऐसा चीज है जो इवोपोरेट हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा चीज है कि जो पेरिसेबल गुड्स अगर कुछ है तो वो थोड़ा बहुत खराब हो सकता है। तो जो नॉर्मल मतलब जो गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है जिसपे ह्यूमन बीइंग का कोई कंट्रोल नहीं चलता है, उस वजह से अगर कोई लॉस होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लॉस, जिसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस का हमेशा यूनिट हम लोग कम करके दिखाते हैं लेकिन उसका कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाया जाता। क्यों नहीं दिखाया जाता है, बिकॉज वो कॉस्ट हम लोग
कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल लॉस के वजह से पैसा तो हमारा उतना ही गया, पेमेंट तो हम लोगों ने उतना ही किया जो मेरा परचेज प्राइस हो रहा था मटेरियल का, लेकिन मेरे पास सामान कम आया। क्यों कम आया? क्योंकि मेरा क्या हो गया है, लॉस। जैसे यहाँ पर 20% बोला है, 1000 लॉट खरीदा था, 20% अगर लॉस हो गया तो आई थिंक कितना हो रहा है, 1000 का 20%, ये हो रहा है 20, यानी 1000 में 20 यूनिट जो है ये मुझे नहीं मिलेगा, 980 मिलेगा। तो मेरे पास यूनिट 980 आया, लेकिन मेरा पेमेंट तो उतना ही हो रहा है, मेरा पेमेंट थोड़ी ना कम हो रहा है। मेरे पास 980 यूनिट आया बोल के कंपनी मेरे से पेमेंट थोड़ी ना कम लेगा, कम नहीं लेगा, तो मेरे लिए तो प्राइस बढ़ गया। ठीक है, मेरा प्राइस तो बढ़ गया, जहां पर 1000 चीजों के लिए मैंने पेमेंट किया था वहां पर सेम पेमेंट है, बट 980 प्रोडक्ट के लिए है, 980 लॉट ऑफ प्रोडक्ट के लिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो नो प्रॉब्लम, अगर ये नॉर्मल वजह से हुआ है तो ये कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं जो प्राइस बढ़ जा रहा है। लेकिन अगर ये एबनॉर्मल वजह से होगा तो रिकवर नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। रॉ मटेरियल का प्राइस अगर फालतू में बढ़ रहा है तो हम लोग वो अगर कस्टमर से रिकवर करेंगे प्रोडक्ट बना के बेचने के टाइम पे, तो कस्टमर नहीं पे करेगा। लेकिन नॉर्मल लॉस है तो ये मान के चलना चाहिए कि सिर्फ मेरा नहीं हो रहा है, ऐसा बिजनेस जो भी कर रहा है सभी का हो रहा है, तो सभी रिकवर करेंगे तो मार्केट जो है इस मैटर में स्टेबल रहेगा, तो फिर हमारा मार्केट में इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो हम लोग ये कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। तो नॉर्मल लॉस का यूनिट कम कर दो, बट कॉस्ट पे कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखाओ, क्योंकि कॉस्ट जो है वो रिकवरेबल है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द पेमेंट टू द सप्लायर वॉज मेड विद इन 20 डेज ऑफ द परचेज। 20 दिन के अंदर उन्होंने पेमेंट जो है वो कर दिया, मतलब कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। 30 डेज बोला था। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, लेकिन हमें क्या बोला है, हमें कैलकुलेट करने बोल रहा है, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करो। मेटेरियल जो परचेज हुआ है एसकेडी कंपनी ने परचेज किया है उसका, तो हमें परचेज प्राइस जो है पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो इसका देखो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, प्रेजेंटेशन ऐसा होगा। यहां पर लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस्ड ऑफ एसकेडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर्टिकुलर्स यूनिट्स टोटल। सबसे पहले लिस्ट प्राइस था, देखो सबसे पहले था लिस्ट प्राइस, लिस्टेड प्राइस ऑफ वन लॉट, तो लिस्टेड प्राइस ऑफ मटेरियल वन लॉट मतलब था 1000 यूनिट, और 1000 यूनिट का कॉस्ट था 50,000। उसके बाद यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। देखो ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद ही हमें बाकी सारा खर्चा ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये तो हम लोग क्रेडिटर को पे कर रहे हैं। क्रेडिटर हमें बता रहा है कि आपका 50,000 का जो एक लॉट का जो 50,000 हो रहा है वो आपको मिल जाएगा 45,000 में। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। अब इसके बाद इस पे टैक्स वगैरह ऐड होता है, टैक्स वगैरह ऐड होने के बाद कभी डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं होता है। मतलब टैक्स वगैरह जो है वो हमेशा नेट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है। अगर कोई डिस्काउंट वगैरह है तो उसे लेस कर दो, उसके बाद टैक्स लगाओ, नहीं तो ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगा ना। मान लो 100 रुपए की चीज पे हमारा 10% का डिस्काउंट है तो 90 रुपीज है, इस पे टैक्स लगना चाहिए। अगर हम लोग बोलेंगे 100 रुपए की चीज पे हम लोग पहले टैक्स लगा लेते हैं, मान लो 2 रुपया टैक्स लग रहा है 92, यहाँ पर पहले 2 रुपया टैक्स लगा लिया, अब इस पे डिस्काउंट लगा रहे हैं, ठीक है। अब इस पे डिस्काउंट लगाएंगे तो फिर ये मान लो 10 रुपीज का डिस्काउंट लगा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 92। ये एक्चुअली परसेंटेज के हिसाब से लगाना चाहिए, 10% माना था, यहाँ पर 10% मानेंगे तो 10.2 हो जाएगा। फिर इस तरह से प्राइस कैलकुलेट होगा, जो कि गलत है। हमेशा नेट प्राइस के ऊपर ही टैक्स वगैरह लगता है। पहले अपना परचेस प्राइस बताओ, उसके बाद ही हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट, सस्ते में मिलेगा एट द रेट ऑफ 10% ऑन लिस्ट प्राइस। तो यहां पर हो जाएगा 10% यानी 5,000। तो परचेस प्राइस 1000 यूनिट का हो जाएगा 45,000। अब इस पे हम लोग नेक्स्ट जो है टैक्स वगैरह, यहाँ ये सब कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये क्रेडिटर के वहां पर ही हो रहा है, ठीक है। क्रेडिटर बोल रहा है इस पे जीएसटी वगैरह लगेगा, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। तो ऐसे लिखना पड़ेगा 6% सीजीएसटी
और 6% SGST। अलग अलग दिखाना पड़ता है, चाहे 6% ही क्यों ना हो, अलग अलग शो करना पड़ता है। अगर शो करना पड़ेगा तो अलग अलग करना पड़ेगा, ये हम बताना चाह रहे हैं, एक साथ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हो जाएगा 45,000 का 6%, 2,700 दोनों सेम होगा। तो 1000 यूनिट का कितना हो गया, टैक्स ऐड करने के बाद ये हो जा रहा है 50,400, ये ऐड हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या खर्चा हमारा लगेगा। तो कैश डिस्काउंट से तो अभी कोई ये नहीं है, कैश डिस्काउंट तो जब पेमेंट होगा तब, अभी तो इनवॉइस बन रहा है, मतलब अभी बिल बन रहा है। फ्रेट इंश्योरेंस ये ऐड हो जाएगा, फ्रेट एंड इंश्योरेंस 3,400 ऐड कर देंगे, फ्रेट एंड इंश्योरेंस 3,400। अच्छा, नेक्स्ट देखो, फ्रेट इंश्योरेंस के बाद टोल टैक्स, ये भी देना पड़ेगा, ये भी रिफंडेबल नहीं है, ऐड करेंगे सारा खर्चा जो रिफंडेबल नहीं है। तो टोल टैक्स 1,000। अच्छा, फिर है डेमरेज। ठीक है, डेमरेज हम लोग ऐड क्यों करें, क्योंकि डेमरेज के बारे में तो हमें कुछ बताया ही नहीं है। ठीक है, ये तो एक पेनल्टी है, अगर कुछ हम लोग जो टर्म्स कंडीशन है उसको नहीं मान पाते हैं तो पेनल्टी है। वैसे भी ये एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, डेमरेज जो दे रहा है वो तो एबनॉर्मल लॉस है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ गलती किया होगा, जो टर्म्स कंडीशन नहीं माना होगा, लाइक अनलोडिंग का हो, कंटेनर रिटर्न का हो, तो वो जो क्रेडिटर है हमसे वो खर्चा चार्ज कर रहा है। लेकिन ये तो एबनॉर्मल लॉस है, ये इसका खर्चा अगर हम लोग अपने इसमें जोड़ेंगे तो मटेरियल का कॉस्ट अननेसेसरीली बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या था, ये एक ऐसा कॉस्ट था जिसको हम लोग चाहे तो सेव कर सकते थे। अगर हम लोग टाइम में रिटर्न वगैरह कर देते तो हमें डेमरेज नहीं देना पड़ता। तो डेमरेज वन टाइप ऑफ पेनल्टी है, तो पेनल्टी का खर्चा, अपना गलती का सजा हम लोग कस्टमर को नहीं दे सकते कि मेरा 1,000 रुपए का मटेरियल का खर्चा ज्यादा आया क्योंकि मेरे ऊपर डेमरेज लगा, तो वो तो मेरा गलती है, डेमरेज तो एबनॉर्मल लॉस है। तो इसीलिए ये यहाँ पर नहीं आता है। डेमरेज क्यों नहीं आता है, बिकॉज ये एबनॉर्मल लॉस है। तो डेमरेज अगर आएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो वो कभी प्राइस में, परचेस प्राइस में इंक्लूडेड नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद कमीशन ब्रोकरेज ऑन परचेस, ये तो देना ही पड़ेगा, इसके बिना परचेस ही नहीं कर सकते हैं। तो कमीशन और ब्रोकरेज 2,000, कमीशन एंड ब्रोकरेज हो गया 2,000। अच्छा, उसके बाद है अमाउंट डिपोजिटेड फॉर रिटर्नेबल कंटेनर। कंटेनर था रिटर्नेबल, उसके लिए हम लोगों ने 6,000 डिपॉजिट किया था, लेकिन रिफंड हो गया 4,000। तो हमारा नेट कॉस्ट कितना पड़ा, क्योंकि अगर कुछ रिफंडेबल है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमें ऐड नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों ने कंटेनर के लिए कितना पेमेंट किया, हम लोगों ने 6,000 एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था, लेकिन उन्होंने 2,000। तो 2,000 का खर्चा हमें यहाँ पर ऐड करने को मिलेगा। ठीक है, 6,000 ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ रिटर्नेबल कंटेनर, अमाउंट डिपॉजिट। कंटेनर लेना है तो पहले अमाउंट डिपॉजिट कर दीजिए, क्या पता कोई रिटर्न करता है नहीं करता है, मतलब एक्चुअली क्या करता है, जो कंटेनर का प्राइस है उतना पूरा रख लेता है, अगर वो रिटर्न करने नहीं आया तो 6,000 उसका गया। ठीक है, अब 6,000 उसका पड़ा हुआ है तो वो जरूर आएगा लेने के लिए, क्योंकि रिफंड मिलेगा ना, अमाउंट रिफंडेड 6,000, सॉरी 4,000 ये बोले हैं कि रिफंड कर देंगे, तो इसका मतलब 2,000 जो है हमारा खर्चा लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, अदर एक्सपेंसेस जो है वो है 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो ऐड करेंगे अदर एक्सपेंसेस जो है 2% ऑफ टोटल कॉस्ट, बट टोटल कॉस्ट तो हमें अभी तक नहीं पता है, टोटल कॉस्ट तो करना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट का 2% जो है वो अदर एक्सपेंसेस बोल के मटेरियल में ऐड होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं अभी तक का खर्चा कितना आया, 50,400 प्लस 3,400 और ये हो गया 6,400 यहाँ पर, और इधर 2,000, तो टोटल हो रहा है 58,800। हाँ,
58,800 हो रहा है, बट ये टोटल कॉस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? टोटल कॉस्ट में तो अदर एक्सपेंसेस भी आएगा, ये चीज समझना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट कब बनेगा? ये टोटल कॉस्ट बनेगा, ठीक है, ये टोटल कॉस्ट बनेगा जो हमें नहीं पता है। हम लोग अभी अदर एक्सपेंसेस को नहीं जोड़ के टोटल कॉस्ट निकाले हैं 58,800, जो कि है 58,800 जो है अदर देन अदर एक्सपेंस, मतलब अदर एक्सपेंस को बिना ऐड किए 58,800 है। तो अदर एक्सपेंस कितना होगा, ये है मेरा क्वेश्चन कि यहाँ पर बोलो। नहीं, 1170 ये 2% लगा के कर रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, ये गलत हो जा रहा है। क्यों बताओ? क्योंकि हमें बोला है टोटल कॉस्ट पे 2% लगना चाहिए, बट ये 58,800 इज नॉट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे आएगा? टोटल कॉस्ट का मतलब अभी तक जो हम लोगों ने ऐड किया है, टोटल कॉस्ट का मतलब अभी तक जो हम लोगों ने ऐड किया है वो कितना आया? 58,800 प्लस ये वाला जो खर्चा है अदर एक्सपेंस बोल के, मतलब क्या एक्सपेंस है नहीं पता, अदर एक्सपेंस जो है वो कितना है, कितना पड़ रहा है? 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। ये मिला के टोटल कॉस्ट हो रहा है। बात समझ में आया कि टोटल कॉस्ट का मतलब क्या बोला है? ये देखो, टोटल कॉस्ट का मतलब 20% ऑफ सॉरी अदर एक्सपेंसेस ये और लगेगा, ठीक है, जैसे टोल टैक्स लगा, फ्रेट लगा, इंश्योरेंस लगा, क्या बोलते हैं उसे, इंश्योरेंस लगा, फ्रेट लगा, टैक्स वगैरह लगा, उसके साथ साथ अदर एक्सपेंसेस बोल के भी एक खर्चा है, ठीक है। मान लो इस खर्चे का अगर कुछ नाम ही दे देता, जैसे मान लो यहाँ पर दे देता है फ्रेट या फिर कैरेज दे देता है, ठीक है, अलग से ऐसे कैरेज 2% ऑफ टोटल कॉस्ट, तो हमें कैरेज को भी जोड़ना पड़ता, तब टोटल कॉस्ट मिलता, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट मिसिंग है, तो 2% ऑफ टोटल कॉस्ट हमें अदर एक्सपेंसेस। हाँ, टोटल कॉस्ट 57,624। नहीं, 57,624 तो नहीं होगा, ये तो ऐसे ही 58,800 हो रहा है। देखो यहाँ पर दिखाते हैं, 2% अदर एक्सपेंसेस कितना है? 2%, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? 100। सोचो, क्या ये सही लिखा मैंने? 2% का मतलब 2/100 होता है, 2% का मतलब 2/100 होता है। 2% ऑफ व्हाट? 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट 100, अदर एक्सपेंसेस 2, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस 2। तो वो कॉस्ट बताओ जो अदर एक्सपेंसेस को नहीं जोड़ के टोटल कॉस्ट बन रहा है, वो कितना है? बता सकते हो? मतलब अदर एक्सपेंसेस को अगर हम लोग नहीं ऐड करते हैं देन टोटल कॉस्ट कितना होगा? टोटल कॉस्ट एक्सेप्ट अदर एक्सपेंस, बता सकते हो कितना होगा? 98 98, 100 माइनस 2 98, ठीक है, ये हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है? हमें टोटल कॉस्ट निकालना है। हमें अभी तक हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया 58,800 दैट इज इक्विवेलेंट टू 98, मतलब ये हमारा 100% है। अभी तक जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया ये हमारा 98% है, मतलब इसको यहाँ पर अगर ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा 98% कहलाएगा, और ये 2% ऐड करके 100% आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा दिया है, तो तुम लोग को ये चीज समझना पड़ेगा कि कहाँ पर कैसे एप्लीकेबल करना है। तो लैंग्वेज क्या था? देखो, लैंग्वेज था कि और भी खर्चा लगेगा जो टोटल कॉस्ट का 2% होगा, बट हमें टोटल कॉस्ट तो पता ही नहीं है क्योंकि ये भी तो जोड़ना है। जैसे तुम लोग को टॉपिक मिला होगा कभी, अगर तुम लोगों ने क्या है, कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसा जो क्वेश्चंस होता है उसी के तरह है। तो यहाँ पर ऐसे करके इजीली समझ सकते हैं कि अदर एक्सपेंसेस अगर 2 रुपया है, टोटल कॉस्ट 100, क्योंकि 2% है अदर एक्सपेंस टोटल कॉस्ट का, तो टोटल कॉस्ट एक्सेप्ट अदर एक्सपेंसेस है 98, तो ये 98 है, 2% कितना होगा? 100% कितना होगा? तो अगर ये 98 है तो 2% कितना होगा? 58,800 अगर 98 के साथ इक्विवेलेंट है तो 2% का मतलब कितना होगा? ये कैलकुलेट करो, 1200, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? ऐड करो, 60,000, ठीक है, टोटल कॉस्ट आ जाएगा 60,000। अब 60,000 पे 2% लगा के देखो, क्योंकि टोटल अदर एक्सपेंसेस कितना है? 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना आ गया? 60,000। 60,000 पे 2% लगाओ, देखो 1200 ही आएगा, है ना? हाँ, तो ये कंसेप्ट है, 1200 ही आएगा, ठीक है। अच्छा,
यहाँ पर ये चीज वाइटल था, बाकी और मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी पॉइंट उतना खास था, एक्सेप्ट ये डेमरेज वाला, ये भी अच्छा एक पॉइंट था, इसे क्या करना है, और ये जो लेस हुआ और ये वाला, ठीक है। फिर भी अब अभी भी हम लोग परचेज प्राइस टोटल नहीं निकाल सकते, क्योंकि 20% मेटेरियल जो है वो लाते लाते नॉर्मल लॉस की वजह से, अब लाते लाते हुआ या फिर उसके गोडाउन तक पहुंचने के बाद हुआ वो तो नहीं बताया है, लेकिन हाँ शॉर्टेज जरूर हुआ है, शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल लॉस, शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल लॉस। कितना शॉर्टेज हुआ है, अच्छा मैंने यहाँ पर यूनिट का कॉलम ड्रॉ नहीं किया, अच्छा ठीक है यहाँ पर यूनिट लिख देते हैं। अच्छा ये जो है यहाँ पर हमारे पास कितना यूनिट अभी तक कैलकुलेशन कर रहे थे 1000 यूनिट, ठीक है, अभी तक जो कैलकुलेशन कर रहे थे उस पे 1000 यूनिट हो रहा था। अब नॉर्मल लॉस जो है वो तो यूनिट बेसिस पे करेंगे, अभी तो मैंने बोला कॉस्ट पे उसका कोई इफेक्ट मत दिखाओ। तो कितना कम आया हमारे पास लॉट में सामान, 20% कम आया, 20% मतलब कितना होता है कम, 200। तो कितना यूनिट आके पहुंचा, 1000 में से 200 हटा दो, 800, ठीक है। और 800 के लिए हम लोगों ने कितना पे किया, 60,000। पेमेंट में तो कुछ कमी नहीं हुआ ना, पेमेंट तो वही रह गया, बस हमारे पास जो मेटेरियल अवेलेबल है वो कम हो गया। ये हो गया एक्चुअली में टोटल कॉस्ट ऑफ मेटेरियल ऑफ गुड यूनिट बोल सकते हैं, मतलब जिसको हम लोग यूज कर पाएंगे, ठीक है। जो लॉस हो गया नॉर्मल लॉस की वजह से, अगर मतलब उसमें डैमेजेस आ गए हैं तो वो तो हम लोग यूज नहीं कर सकते, या तो वो स्क्रैप के भाव बिक जाएगा या तो कुछ भी नहीं होगा, इसका तो कोई यूज नहीं होगा क्योंकि ये बेकार हो गया है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मेटेरियल ऑफ गुड यूनिट ये हो गया। हमें बोला था कॉस्ट पर यूनिट बताओ, सिर्फ कॉस्ट मत बताओ, कॉस्ट पर यूनिट। तो एक यूनिट का कॉस्ट बताने के लिए बोला है, कितना हो जाएगा 60,000। अगर 800 यूनिट का है तो एक यूनिट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, डिवाइड करने से ही पता चल जाएगा। हाँ ₹70, हाँ 75 पर यूनिट ये हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट, ऐसा और एक क्वेश्चन है, এরকম করে দেবো যা ছোটই হচ্ছে হ্যাঁ। হয়ে গেছে। अच्छा और एक ऐसा क्वेश्चन है देखो, An invoice in respect of consignment of chemical A and B provides the following information। एक consignment में chemical A B आया था जिसका invoice कुछ ऐसा दिख रहा है, invoice बना के दे रखा है, ठीक है। chemical A 10,000 किलो लिया गया है, @10 करके 1 लाख ही होगा, 10,000 इंटू 10, ठीक है। और जो chemical B है 8,000 इंटू 13, तो 8,000 इंटू 13 करने पे 1,04,000 ही आता है। बेसिक कस्टम ड्यूटी @10%, कस्टम ड्यूटी देना पड़ा, ठीक है 10%। तो 10% जो है ये इन दोनों को ऐड करके इन्होंने लगा दिया, इन दोनों को ऐड करके देखो 2,04,000, इस पे 10% करोगे तो 20,400, बट लिखा हुआ है क्रेडिट इज नॉट अलाउड, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट इज नॉट अलाउड। अच्छा उसके बाद रेलवे फ्रेट दे रखा है कितना 3840, और टोटल कॉस्ट दे रखा है 2,28,240। A shortage of 500 kg in chemical A and 320 kg in chemical B is noticed due to normal breakage। तो केमिकल था शायद वो इवापोरेट वगैरह या फिर कुछ हुआ होगा, इस वजह से क्या हुआ कि 500 और 320 किलो केमिकल जो है ये हमारे पास आके नहीं पहुंचा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रेट पर केजी ऑफ ईच केमिकल एज्यूमिंग ए प्रोविजन ऑफ 2%। ये एक साथ दिया हुआ है, हमें अलग अलग निकालना है।
एज्यूमिंग ए प्रोविजन ऑफ 2% फॉर फर्दर डिटोरिएशन, ठीक है। मतलब केमिकल नॉर्मल लॉस की वजह से तो इतना इतना चला गया है, लेकिन बोल रहा है क्योंकि ये ऐसा एक आइटम है, इसका इनहेरेंट नेचर है कि ये थोड़ा थोड़ा सपोज इवोपोरेट हो जाता है, केमिकल है, तो ये क्या है 2% और भी बोल रहा है प्रोविजन कर लो, हो सकता है 2% और भी हमारे पास कम रिसीव हो माल, ठीक है, जो आइटम है वो हमारे पास कम आए। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो बताओ कि केमिकल ए या केमिकल बी का एक्चुअली कॉस्ट पर यूनिट कितना आया। ठीक है, चलो फिर कैलकुलेट करके देखते हैं। इलस्ट्रेशन 2, केमिकल ए, केमिकल बी। अच्छा, परचेज प्राइस केमिकल ए का है 10,000 इंटू 10,000 इंटू 10, 1 लाख। और केमिकल बी का है 8,000 इंटू 13, दे ही रखा है 1,04,000, ये परचेज प्राइस हो गया। अब ऐड करेंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी जो कि है 10% और नॉन रिफंडेबल है, मतलब कोई इनपुट क्रेडिट अलाउड नहीं है, तो ऐड तो होना चाहिए एट द रेट ऑफ 10%। तो इस पे 10% यानी 10,000, इस पे 10% यानी 10,400। अच्छा, नेक्स्ट है रेलवे फ्रेट, ओवरऑल लगा है 3,840, ऐड करेंगे रेलवे फ्रेट। अब फ्रेट, रेलवे ने फ्रेट लिया है 3,840 दोनों केमिकल का मिला के, तो रेलवे किस हिसाब से फ्रेट लेता है, रेल का जो वेंडर डब्बा रहता है वहां पर ये सब चीज आ जाता है, ठीक है। मतलब वहां पर क्या होता है, नॉर्मली सामान ये सब आइटम्स के लिए जो बिजनेस रिलेटेड होता है उसके लिए वो डब्बा नॉर्मली बनाया गया है, तो वहां पर कितना जगह ऑक्यूपाई हो रहा है नॉर्मली उस हिसाब से रेलवे अपना फ्रेट लेता है। तो ये देखो यहाँ पर कितना कितना किलो केमिकल आया है, मतलब क्वांटिटी के बेसिस पे हम लोग फिर रेलवे फ्रेट का जो खर्चा है उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 10,000 किलो और 8,000 किलो यानी 10:8 में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 10:8 में हम लोग डिवाइड करेंगे रेलवे फ्रेट का खर्चा जो है 3,840, तो 3,840 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10, तो ये हो गया 2,133 पहले वाले के लिए, ठीक है। और दूसरे वाले के लिए हो जाएगा 1,707, 1,707, ये हो गया। टोटल करने पे 3,840 आना चाहिए, आ रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर 6 नहीं लिखेंगे, 6 लिखने से 3,840 जो है वो नहीं होगा। अब इसका टोटल कर लेते हैं कॉस्ट, 1,10,000, 1,12,133, और ये हो जाएगा 1,04,000, 10,400, 1,707, 1,07,107, ये हो गया। अच्छा, ये हो गया टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें बोला है कि रेट पर केजी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब ये जो हम लोगों ने खर्चा किया इससे हमारे पास कितना केमिकल आया, ठीक है, क्वांटिटी कितना आया वो भी तो हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग एक वर्किंग नोट बना लेते हैं कि कितना क्वांटिटी ऑफ मेटेरियल हमारे पास आया, मेटेरियल नहीं सॉरी केमिकल आया। तो केमिकल ए यहाँ पर लिख देते हैं, केमिकल बी, ठीक है। क्वांटिटी परचेस्ड कितना था, हम लोग बिना वर्किंग नोट बनाए इसके साथ साथ क्वांटिटी वाला कॉलम करने से भी हो जाता, अभी भूल गए हम तो यहाँ पर कर लेते हैं। क्वांटिटी परचेस था 10,000, यहाँ पर 8,000। शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल लॉस हुआ है, शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस के वजह से शॉर्टेज हो गया है 500 और 320, बता दिया है किसमें कितना हुआ है, 500 और 320। इसके अलावा भी हमें प्रोविजन करने और भी बोला है कि केमिकल जो है वो और भी डिटोरिएट हो सकता है, तो कितना 2% प्रोविजन फॉर डिटोरिएशन।
एट द रेट ऑफ 2%, ठीक है। 2% किस पे होना चाहिए, ये देखो जो बचा हुआ है उस पे प्रोविजन करेंगे ना, क्योंकि 10,000 पे 500 तो आया ही नहीं हमारे पास आया 9,500। अब इस पे और 2% करना है। अगर 10,000 पे करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? प्रोविजन कब करने बोल रहा है? पहले हमें पता चल गया कि शॉर्टेज इतना इतना हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रेट पर केजी ऑफ ईच केमिकल एज्यूमिंग ए प्रोविजन ऑफ 2% फॉर फर्दर डिटोरिएशन। मतलब इसके बाद अगर कुछ डिटोरिएशन होता है तो ये 10,000 पे कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर 10,000 पे हम लोग कर देंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 190 तो एक्चुअली हमारे पास कितना केमिकल आया, 9310 केजी केमिकल ए। और यहाँ पर 2% पहले देख लेते हैं, 8,000 माइनस 320 7680 2% 1536 है। अच्छा 7526.4 ये इतना किलो। तो टोटल कॉस्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे रेट, यहाँ पर लिखते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी जो यूजेबल है, ठीक है। गुड यूनिट 9310 ये गुड यूनिट्स है, इतना हम लोग यूज कर सकते हैं। 7526.4 केजी। तो यहाँ पर निकालेंगे कॉस्ट पर केजी या फिर रेट पर केजी। तो डिवाइड करो 1,12,133 डिवाइडेड बाई 9310 जितना हो रहा है 12.04 रुपीज 12.04 पर केजी। और ये कितना हो जाएगा 107,107 डिवाइडेड बाई 7526.4 14.23 आ रहा है, लेकिन आंसर तो 15.43 दिया हुआ है। ऐसा क्यों? 107। अच्छा क्या ये मेरा ऐड गलत हुआ है? 1,04,000 10,400 प्लस 1707। हाँ ये गलत हो गया इसी वजह से। 1,16,107 डिवाइडेड बाई 7,526.4 15.43 रुपीज 15.43 पर किलो। ये हो रहा है रेट, परचेस का रेट। अच्छा ऐसा और एक क्वेश्चन है, देखो इलास्ट्रेशन 3। इन व्हाट प्राइस पर यूनिट वर्ल्ड पार्ट नंबर A32 बी एंटर्ड इन स्टोर लेजर। स्टोर लेजर मतलब जो लोग स्टोर लेजर मेंटेन करते हैं, लेजर का मतलब क्या होता है, जहां पर क्वांटिटी, डेट, अमाउंट सारा चीज रहता है, उसे बोलते हैं लेजर। ऐसा लेजर जो स्टोर में मेंटेन हो रहा है, जिससे हम लोग मेटेरियल का क्वांटिटी भी पता कर सकते हैं, उसका प्राइस भी पता कर सकते हैं, पर यूनिट पे, टोटल पे, कब खरीदा गया था, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टोर लेजर। इफ द फॉलोइंग इनवॉइसेज आर रिसीव्ड फ्रॉम ए सप्लायर, एक सप्लायर से ये इनवॉइस मिला है, क्या खरीदा है इन्होंने उससे, ये देखो 200 यूनिट पार्ट नंबर A32, ये उनका रॉ मटेरियल का नाम है, @5 करके ये खरीदा गया है, मतलब 1000। डिस्काउंट मिला है 20% यानी 200, IGST 12%, पैकिंग चार्जेस 5, नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस 50। अच्छा उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, ए 2% कैश डिस्काउंट विल बी गिवन इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज। डॉक्यूमेंट सब्सटेंटिंग पेमेंट ऑफ IGST आर एनक्लोज्ड फॉर क्लेमिंग इनपुट क्रेडिट। तो जो IGST पे किया गया है, डॉक्यूमेंट देख के ये पता चला कि ये रिफंडेबल है। ये देखो वही चीज बोल रहा है, डॉक्यूमेंट जो है पेमेंट ऑफ IGST का, वो ये बता रहा है एनक्लोज्ड फॉर क्लेमिंग इनपुट क्रेडिट, इनपुट क्रेडिट जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पर गलती क्या है, अगर फिर से हमें इसका परचेज प्राइस निकालना है, एक्चुअली यहाँ पर गलती क्या है ये बताओ। 200 यूनिट खरीदा गया 5 रुपए करके, ये तो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा 20% डिस्काउंट मिला तो 800 रुपीज पे करना पड़ेगा। फिर क्या IGST ऐड होना चाहिए अगर इसका इनपुट क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि आज मैंने स्टार्टिंग में ही तुम लोग को ये देखो बताया है, जिसपे क्रेडिट मिलेगा वो हमें ऐड नहीं करना है। पेड बट अवेलेबल एज क्रेडिट ये हमारा इंक्लूडेड नहीं होता है, ये सब इंक्लूडेड होगा, ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होगा। तो क्या ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड होगा, ये बताओ, क्या ये वाला इंक्लूडेड होगा, 96 इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा।
ठीक है। तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग फिर से ड्रॉ करें हम, और लिख के नहीं दिखा रहे, यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है, छोटा सा यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। नेट परचेज प्राइस कितना हो जाएगा, नेट परचेज प्राइस 800, ये तो पे करना ही पड़ेगा। ऐड करेंगे सिर्फ पैकिंग का खर्चा। आईजीएसटी क्यों ऐड करें, क्योंकि इसका रिटर्न मिल रहा है, पैकिंग नॉन रिटर्नेबल है, तो फिर पैकिंग खर्चा तो गया, जो मतलब ये तो और वापस नहीं मिलेगा मुझे किसी भी तरह से, तो पैकिंग का जो 50 रुपीज पे कर दिए वो तो मेरा इस प्राइस में इंक्लूडेड हो गया, 850 हो गया। 850 रुपीज पे करके कितना सारा मुझे पार्ट नंबर ये 32 वाला रॉ मटेरियल मिला 200 यूनिट के लिए। तो एक एक यूनिट का कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट, अगर 200 यूनिट के लिए इतना पे कर रहे हैं तो एक एक यूनिट का कितना हो जाएगा, 850 डिवाइडेड बाई 200 करके देख, 4.25 आ रहा है, ₹4.25 पर यूनिट, ये हो गया कॉस्ट, ठीक है। और कैश डिस्काउंट को लेने का जरूरत है, कैश डिस्काउंट तो तब पता चलेगा ना, ये कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है, अगर और भी कुछ छूट मिल जा रहा है हमें, लेकिन कैश डिस्काउंट तो 30 डेज के अंदर पे करेंगे तब मिलेगा। वैसे यहाँ पर तो बोला भी नहीं है कि 30 डेज के अंदर इन्होंने पे किया नहीं किया, हमें तो बोला है सिर्फ प्राइस बताओ। प्राइस में गलत है क्योंकि आईजीएसटी इन्होंने इंक्लूड कर लिया, जबकि आईजीएसटी का रिफंड मिलेगा, तो हम लोग बोल नहीं सकते ना ये तो फालतू में मेटेरियल का कॉस्ट बढ़ा रहा है, तो ये हम लोग ऐड नहीं करेंगे। तो वही चीज यहाँ पर जो है हमें सही करना था, बाकी और कुछ नहीं था यहाँ पर। अच्छा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन और यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ और एक पीडीएफ जो है हमारा उसमें है, उसमें से कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 17, ये क्या सेम है, नहीं सेम नहीं है, ठीक है चलो। देखो क्या बोल रहा है, द पर्टिकुलर रिलेटिंग टू 1200 kg of certain raw material purchased by a company during जून के महीने में कुछ मटेरियल खरीदा गया है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी ने खरीदा है और उसका कुछ डेटा बताया। लॉट प्राइस कोटेड बाय सप्लायर, सप्लायर ने अपना कोटेशन भेजा था कि क्या प्राइस है, एंड एक्सेप्टेड बाय द कंपनी फॉर द परचेज ऑर्डर। ये देखो लॉट अप टू 1000 kg 22, अगर 1000 kg तक लेंगे तो 22 रुपया करके आएगा, अगर 1000 से 1500 के अंदर कुछ भी क्वांटिटी हम लोग लॉट परचेस करते हैं तो 20 पर केजी करके मिलेगा, 1500 से 2000 kg तो 18 पर केजी करके मिलेगा। नॉर्मल सा बात है, ज्यादा लेने पे डिस्काउंट मिल रहा है। ट्रेड डिस्काउंट 20%, एडिशनल चार्ज फॉर कंटेनर 10 पर ड्रम ऑफ 25 kg। कंटेनर पे कंटेनर हमें लेना पड़ेगा, ऐसा ही मटेरियल है, कंटेनर का चार्ज इन्होंने बोला है 10 पर ड्रम ऑफ 25 kg। एक एक ड्रम, कंटेनर क्या है, ड्रम है, ठीक है, एक ड्रम 25 किलो का है, एक जो ड्रम है वो 25 किलो का है और एक ड्रम का 10 रुपया लगेगा कंटेनर चार्ज। क्रेडिट अलाउड ऑन रिटर्न ऑफ कंटेनर 8 पर ड्रम, अगर कंटेनर रिटर्न कर देते हैं तो 8 रुपए पर ड्रम पे रिटर्न हो जाएगा। यानी ड्रम यूज करने का उन्होंने कितना ले लिया, मतलब उन्होंने अपना ड्रम दे दिया यूज करो और रिटर्न कर दो, लेकिन जब रिटर्न करोगे तो कितना मिलेगा, 8 रुपया। तो उन्होंने एक एक ड्रम का कितना हमसे ले लिया, 2 रुपया यूज करने का। इसी मिडिल में मतलब अपने यहाँ से खरीद के, क्रेडिटर के वहां से खरीद के अपनी गोडाउन तक उसे अनलोड करने पे कंटेनर यूज का खर्चा 2 रुपया हो गया, क्योंकि 10 दिया था 8 रिटर्न कर देंगे ऐसे बोल दिया है उन्होंने, तो 2 रुपया करके हो गया ड्रम का जो खर्चा है। अच्छा, जीएसटी 12% ऑन रॉ मटेरियल एंड 5% ऑन ड्रम, जीएसटी लग रहा है रॉ मटेरियल पे 12%, ड्रम पे 5%। टोटल फ्रेट पेड बाय द परचेसर 240, इंश्योरेंस 2.5% ऑन नेट इनवॉइस वैल्यू पेड बाय द परचेसर, स्टोर ओवरहेड अप्लाइड at 5% of total purchase of cost of material, the entire quantity was received and issued to the प्रोडक्शन, जितना भी खरीदा गया वो सारा प्रोडक्शन में इशू कर दिया गया है। हमें क्या बोल रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेस्ड कैलकुलेट करो, यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, ठीक है। तो हम लोग पहले टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, बस यहाँ तक ही है। नंबर 17,
यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। सबसे पहले प्राइस ऑफ मटेरियल होना चाहिए। प्राइस ऑफ मटेरियल कितना है? अच्छा यहाँ पर देखो कितना खरीदा है इन्होंने 1200, तो इनका प्राइस कौन सा होगा? 1200 यूनिट खरीदा है तो इनका प्राइस कौन सा होगा? 1200 केजी के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो कोटेशन देख के बताओ कौन सा प्राइस इनका आ जाएगा। यूनिट कॉस्ट एक किलो का कौन सा वाला लॉट में आएगा? 1 किलो का कितना पड़ेगा इनको अगर 1200 ले रहे हैं लॉट? ये देखो तीनों में से कौन सा होगा? 20 होगा। ₹20 पर केजी। ₹20 पर केजी, तो यहाँ पर 20 इंटू 1200 24,000। फिर ट्रेड डिस्काउंट था, ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो ट्रेड डिस्काउंट तो मिलेगा 20%। 20% लेस कर दो 24,000 पे, 20% लेस करने पे 4,800 आ रहा है और लेस करके 19,200 आएगा। अच्छा यूनिट कॉस्ट पे भी ये कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब 20 रुपए का चीज 16 रुपीज आ जाएगा, 20% यानी 4 रुपया हो जाएगा। अच्छा उसके बाद कौन सा खर्चा ऐड होगा? फिर बोला है ड्रम का खर्चा, एडिशनल चार्जेस फॉर कंटेनर स्टेन पर ड्रम ऑफ 25 किलो। तो हमारा ड्रम चार्जेस कितना आएगा बोलो? ड्रम का खर्चा तो देना पड़ेगा, ड्रम चार्जेस तो 25 किलो का एक ड्रम होता है। हम लोगों ने कितना किलो सामान खरीदा? 1200 किलो। तो हमें कितना ड्रम चाहिए पहले वो आइडेंटिफाई करो। एक ड्रम जो है वो 25 किलो का है, 25 किलो यानी एक ड्रम में हो जाएगा 25 किलो आइटम। हम लोगों ने खरीदा है कितना? 100 कितना खरीदा है? 1200 किलो। तो 1200 किलो के लिए कितना ड्रम चाहिए? 1 किलो के लिए 1/25, तो 1200 किलो के लिए कितना ड्रम चाहिए? 1200/25 कितना सारा ड्रम चाहिए? कैलकुलेट करो 48। नंबर। हाँ 48। 48। हाँ 48 नंबर ऑफ ड्रम चाहिए। अब एक ड्रम पे 10 रुपया लगता है, तो 48 ड्रम पे कितना होगा? एक ड्रम का खर्चा अगर 480, ठीक है। तो ये हो गया एडिशनल चार्जेस फॉर कंटेनर, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं ड्रम चार्जेस। 1200 किलो का हम लोगों ने रॉ मटेरियल खरीदा और एक ड्रम पे 25 किलो रॉ मटेरियल आता है, तो फिर हमें 48 ड्रम जो है वो लेना पड़ा। तो 10 रुपए के हिसाब से ड्रम का खर्चा आ जाएगा 480। और यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? अगर ये 480 हो रहा है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? फिर डिवाइड करके देख लो कितना आ जाएगा। 480 डिवाइडेड बाई 16 करने पे ही आ जाएगा, 16 करने पे नहीं आएगा। अगर हमें यहाँ पर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अच्छा ये ये हमारा 48 ड्रम का खर्चा आया, 48 ड्रम का खर्चा आ रहा है 480। तो ये यूनिट कॉस्ट 1 किलो का है, इसका मतलब ये 1 किलो का है। तो 1200 किलो के लिए अगर 480 रुपया खर्चा आएगा तो 1 किलो के लिए कितना आएगा? ऐसे करके हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं ना। ये तो 1 किलो के लिए निकाल रहे हैं, तो अगर 1200 किलो के लिए ड्रम का खर्चा 480 आता है तो 1 किलो के लिए कितना आएगा? कम आएगा। 480 डिवाइडेड बाई 1200 कितना आ जाएगा? 40 पैसा। ये देखो यहाँ पर ड्रम का खर्चा। अच्छा उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि क्रेडिट अलाउड ऑन रिटर्न ऑफ कंटेनर 8 पर ड्रम, ये बोल रखा है, ठीक है। तो क्रेडिट अलाउड है तो उसका भी कैलकुलेशन कर लेंगे। क्रेडिट जो है रिटर्न करने पे मिलेगा, तो माइनस कर देते हैं। अच्छा पहले इनवॉइस प्राइस बना लेते, ठीक है। वो तो बाद में रिटर्न जब करेंगे तब होगा, अभी इनवॉइस बन रहा है। प्रैक्टिकली सोचो, ड्रम का चार्जेस भी उन्होंने जोड़ लिया, उसके बाद जब रिटर्न करेंगे तब क्रेडिट अलाउड मिलेगा। ड्रम का चार्जेस जोड़ लिया, उसके बाद जीएसटी 12% ऑन रॉ मटेरियल, 5% ऑन ड्रम, तो ये लगा लेते हैं जीएसटी। 12% ऑन रॉ मटेरियल, तो 12% ऑफ 19,200 और 5% ऑफ ये ड्रम के ऊपर लगेगा यानी 480। तो कितना हो रहा है टोटल? 19,200 इंटू 12%, ये हो गया 2304 और 480 इंटू 5%, तो ये हो गया 24। तो टोटल करने पे कितना आएगा? 2304 और 24, 23
28 आ रहा है, ठीक है। अब 2328 आ रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग यूनिट के हिसाब से निकाले तो कितना होगा ये देखना पड़ेगा। 2328 आ रहा है 1200 के लिए, तो 1 kg के लिए कितना आएगा? 2328 1200 के लिए आ रहा है 2328, तो 1 के लिए ये डिवाइडेड बाय 1200 कर लो तो 1.94 है। बोलो। বলছি এটা 5% অফ 480 লিখেছো? হ্যাঁ 5% অফ 480, এই যে ড্রাম চার্জেস, এই যে জিএসটিটা বলেছে না, এটা 5% অন ড্রাম চার্জ। और ये कैसे निकल रहा है 1.94, ये सब कैसे निकल रहा है? ये पूरा 1200 किलो का खर्चा है, तो जो भी खर्चा आ रहा है डिवाइडेड बाय 1200 करो, हम लोगों को 1 किलो का खर्चा मिल जाएगा, ठीक है। ये ऐसे हो रहा है। अब इसको ऐड करो, कितना आ रहा है? 19,200 480 2304 प्लस 22,008 डिवाइडेड बाय 1200 कर दो, इधर का मिल जाएगा 18.34, और ऐड भी करोगे तो 18.34 ही मिलेगा। ये हो गया इनवॉइस प्राइस, मतलब क्रेडिटर जो बिल बना रहा है उसमें ये सारा चीज लिख रखा है। उसके बाद और क्या खर्चा लगा? ये तो परचेज का पूरा बन गया। उसके बाद खर्चा बोल रहा है फ्रेट, इंश्योरेंस, ये सब बोल रहा है। इंश्योरेंस 2.5%, ऐड कर देते हैं फ्रेट भी बोला है, पहले फ्रेट बोला है, फ्रेट 480 या 240 ऐसे कुछ था, 240 फ्रेट है, तो 240 1200 किलो के लिए डिवाइडेड बाय 1200 कर लो, 0.2 पता चल जाएगा 1 किलो के लिए कितना फ्रेट लग रहा है। ऐड करेंगे फिर इंश्योरेंस का खर्चा कितना है? इंश्योरेंस का खर्चा है 2.5%, 2.5% ऑफ नेट इनवॉइस वैल्यू, यानी 22,008। देखो ये क्वेश्चन में बता रखा है नेट इनवॉइस वैल्यू, इसीलिए मैंने पहले इनवॉइस वैल्यू निकाल लिया। तो 22,008 इंटू 2.5%, तो ये हो गया 550.2। अब इसको डिवाइडेड बाय 1200 कर दो तो पर यूनिट का मिल जाएगा 0.4585। ये देखो 0.4585 ये मिल गया। अच्छा, अब इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो रहा है देखो। तो यहाँ पर आ रहा है 18.9985 ऐड करने पे, और इधर आ रहा है 22,008 प्लस 240 प्लस 550.2, तो ये आ रहा है 22,798.20। ये आ गया टोटल कॉस्ट। अब क्रेडिट, ड्रम का क्रेडिट जो मिला उससे हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा, वो अब यहाँ पर दिखा देते हैं। क्रेडिट फॉर ड्रम रिटर्न, तो क्रेडिट कितना मिला? एक एक ड्रम पे क्रेडिट रिटर्न हमें मिला 8 रुपया करके। ये देखो 2 रुपया का खर्चा लगा, 8 रुपया करके, तो कितना रिटर्न मिल जाएगा? 1200 डिवाइडेड बाय हम लोग करेंगे 25, तो 48 ड्रम था, 48 ड्रम पे 8 रुपीज रिटर्न हो गया, तो 48 इंटू 8 कर लो, 384 हमें रिफंड मिल जाएगा 1200 किलो के लिए। तो फिर ये डिवाइडेड बाय 1200 करो तो एक एक किलो पे रिफंड हो रहा है 0.32, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस आइटम है, ये रिफंड आइटम है। तो रिफंड करने के बाद कितना हो रहा है देखो, यूनिट और टोटल। দিদি একটু দেখাও। अच्छा, হয়ে গেছে। माइनस कर लो, देखो माइनस करने पे कितना आएगा? 22,798.2 माइनस 384, तो ये आ रहा है 22,414.2 ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये डिवाइडेड बाय 1200 कर दो तो पर यूनिट का आ जाएगा, दैट इज 18.6785, है ना, ये पर यूनिट का आ गया। ये अगर 1200 किलो के लिए है तो एक यूनिट के लिए कितना होगा? ये हो गया टोटल, ये क्या हो गया? एक मिनट,
ये हो जाएगा अच्छा, यहाँ पर लिखा ही भी चला गया। ये कितना आया था? ये ये 221414.20 टोटल कॉस्ट। अच्छा 224 14.0 डिवाइडेड बाय 1200 करने से पर यूनिट भी मिल जाएगा, वो है 6785। हाँ 6785। ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस्ड। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस्ड। और कुछ है देख लेते हैं। स्टोर्स ओवरहेड लगेगा 5% ऑन टोटल परचेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये टोटल परचेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, तो मटेरियल का प्राइस और भी बढ़ेगा क्योंकि स्टोर ओवरहेड ऐड करना है। कितना है स्टोर ओवरहेड लग रहा है 5%। ये वाले कॉस्ट पे, तो इस पे 5% लगाते हैं तो कितना होगा। यहाँ पर इस पे मैंने लगाया, ये मेरे कैलकुलेटर पे लिखा हुआ था, तो 0.9339 ऐसा आ रहा है। ठीक है, अच्छा प्लस इक्वल टू यहाँ पर लिख देते हैं 19.6124 ऐसे आ रहा है, 2425 ऐसे आ रहा है। अच्छा अब ये 5% इस पे लगाते हैं, 22414.2 इंटू 5%, 1120.71 प्लस इक्वल टू 4.91 ये आ रहा है। इतना मेटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन होगा, मेटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, यही हमें कैलकुलेट करने बोला था। ये क्यों इशूड टू प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा था द एंटायर क्वांटिटी वाज रिसीव्ड एंड इशूड टू प्रोडक्शन। तो जो भी रिसीव हुआ वो पूरा का पूरा क्वांटिटी ही प्रोडक्शन में इशू कर दिया गया। और हमें पूछा था यहाँ पर कि टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस बताओ, जो ये वाला आंसर हो रहा है, और उसके बाद बताया था यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, मतलब ये वाला आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने कैसे किया, देखो पहले हम लोगों ने लॉट आइडेंटिफाई किया, लॉट के हिसाब से अपना परचेस प्राइस देख लिया। हम लोगों का 1200 किलो वाला लॉट था, यानी 20 रुपीज करके आया। फिर उस पर डिस्काउंट लगा तो फिर प्राइस कम हो गया। कंटेनर खरीदा हम लोगों ने, कंटेनर लेना पड़ा तो उसका प्राइस हुआ 480। ठीक है, और कंटेनर पे क्रेडिट अलाउड था, लेकिन वो तो तब होगा जब रिटर्न करेंगे। तो कंटेनर पे क्रेडिट अलाउड है, लेकिन हमें कहीं कहीं बोल रखा है कि नेट इनवॉइस प्राइस पे ये खर्चा लगाओ वो लगाओ। तो हम लोगों ने पहले क्या कर लिया, पूरा इनवॉइस प्राइस, मतलब क्रेडिटर अपना जो बिल बनाएगा, क्रेडिटर बोलेगा आपको इतना प्राइस देना पड़ेगा लेकिन इतना छूट मिल जाएगा, ड्रम का इतना खर्चा है, आपका टैक्स इतना लग जाएगा, ये इनवॉइस प्राइस बन गया। फिर ये इनवॉइस प्राइस इसीलिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल खरीदने पे लग रहा है। अब इसको हमें लोकेशन तक ले जाने के लिए जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट लग रहा है वो हमारा इनवॉइस प्राइस नहीं होता है, मतलब वो बिलिंग में नहीं आता है, वो एडिशनल एक्सपेंसेस है। लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तभी ऐड होता है, जैसे कि फ्रेट का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा। उसके बाद हम लोग क्या यहाँ से लेस करेंगे, हमारा क्रेडिट जो अलाउड हो रहा है वो, और उसके बाद टोटल कॉस्ट निकल गया। और स्टोर, ये तो स्टोर में पहुंचने के बाद है, तो ये ऑब्वियसली बाद में ऐड होना चाहिए। तो हमें लैंग्वेज पढ़ के समझना पड़ेगा ना, जैसे स्टोर ओवरहेड, तो वो गोडाउन तक पहुंच गया होगा तभी स्टोर ओवरहेड लग रहा है। ये एक्चुअली कैरिंग कॉस्ट है, रखने का खर्चा, जो तुम लोग ईओक्यू में करते हो। तो स्टोर ओवरहेड 5% है, तो 5% इस पे लगाया तो मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन परचेस कॉस्ट कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, क्योंकि ये परचेस करने के लिए लगा। ये इतना तक तो हम लोगों ने क्रेडिटर को दिया, ये जो इतना तक है ये हम लोगों ने क्रेडिटर को दिया, ये सब क्रेडिटर को नहीं दिया। हाँ, अगर क्रेडिटर हमारा जो स्टॉक है उसको पहुंचा देता है तो फ्रेट का खर्चा वो भी ले सकता है, वो अलग बात है, लेकिन वो परचेस प्राइस पे नहीं आता है। अब हम लोग क्रेडिटर के हेल्प से भी अपना फ्रेट जो है, मतलब फ्रेट का खर्चा पे करके उसे गोडाउन तक ले जा सकते हैं, रॉ मटेरियल खुद भी खर्चा कर सकते हैं। इंश्योरेंस वगैरह जरूरी नहीं है कि क्रेडिटर नहीं करवाए। तो ये जो है इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है सिर्फ मटेरियल खरीदने का खर्चा। इसके बाद ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा है जो लोकेशन तक ले जाने के लिए लगता है। ठीक है, इसीलिए जहां पर जैसा बोलेगा वैसे हमें पॉइंट को यूज करके करना पड़ेगा। बाकी इस पीडीएफ में ऐसा क्वेश्चन एक ही था, तो ये वाला तो हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से काफी सारा क्वेश्चन हो भी गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक तो टॉपिक और जो बाकी है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये है टेब्यूलर मेथड ऑफ ईओक्यू, ये एक ईओक्यू का बाकी है, ये वाला करेंगे। बाकी देखते हैं, और जो बचा हुआ है फीफो लिफो, अच्छा फीफो लिफो ये बचा हुआ है, और कुछ थियोरेटिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आज हम लोग यहाँ तक ही करते हैं।